हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप? लेट्स स्टार्ट द स्टोरी विदाउट वेस्टिंग टाइम गाइस। च 11 अनजान शख्स। रेहान की कार कॉलेज से ज्यादा दूर नहीं थी। एल लगभग 1 किलोमीटर ही बचा होगा। एल पर उसे मीरा पीछे कहीं नजर नहीं आती है। एल उसने सोचा मीरा कैब से आ रही होगी, एल तो पीछे दिख जाएगी। एल थोड़ी देर बाद वो कंचन को कॉलेज ड्रॉप कर अपने ऑफिस की तरफ मर जाता है। एल कंचन खुशी खुशी कॉलेज में चली जाती है। मीरा तो अभी तक कॉलेज के आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंची थी। एल वो थक चुकी थी। एल लेकिन गुस्से गुस्से में रुक भी नहीं रही थी। एल चलते हुए अपनी घड़ी पर नजर डालती है तो वो खुद से कहती है, एल आज शायद लंच के पहले की सारी क्लास मिस हो जाएगी। एल मैं तब तक कॉलेज नहीं पहुंच पाऊंगी। एल पर भाई ने इतना भी नहीं सोचा कि मैं कॉलेज कैसे आऊंगी। एल मैं ही पागल हूँ जो भाई भाई कर रही हूँ। एल भाई का भी प्यार इन लोगों के लिए है। एल मेरे लिए होता तो मेरे पिछली जिंदगी में मुझे इन लोगों के बीच यूं छिड़कर नहीं जाते। एल कोई बात नहीं भाई, अब आपकी मीरू आपसे भी दूर हो गई। एल आपके लिए ये सब अच्छे और आपकी मीरू नहीं, अब आपकी मीरू नहीं सिर्फ मीरा खराब है। एल अब ना तो आपसे बात करूंगी, एल ना ही आपसे कुछ पूछूंगी। एल रही बात ननिहाल जाने की तो मैं खुद ही देख लूंगी। एल अब आपसे नहीं कहूंगी, एल आप रहना इन सब के साथ। एल मैं ये घर भी छोड़ दूंगी, एल तभी जिंदा बचूंगी। एल ऐसे ही वो अपने आप से बातें करते हुए जा रही थी। एल उसे पता ही नहीं चला कब भी रास्ते के बीच में आ गई एल और एक कार से टकरा गई। वो तो ड्राइवर ने सही टाइम पर ब्रेक लगा दिया एल, लेकिन मीरा बेहोश होकर नीचे गिर गई। एल अचानक कार के रुकने से अंदर बैठे शख्स को धक्का लगता है। एल वो तेज आवाज में ड्राइवर से कहता है, एल दिन में ही पीकर ड्राइव कर रहे हो क्या? अब आगे। कार में बैठे शख्स का गुस्सा देख ड्राइवर डरते हुए कहता है, एल सरकार के आगे कोई आ गया है। एल इतना बोलकर वो दरवाजा खोल बाहर चला जाता है। एल नीचे गिरी लड़की को देख डर जाता है। एल इतने में उस शख्स के बॉडीगार्ड्स की गाड़ियां भी वहां आकर रुक जाती है। एल अंदर बैठा शख्स कुछ सोच कार से बाहर आता है। उसके बॉडीगार्ड्स में से एक लड़की यानी मीरा के पास आकर उसे हाथ लगाने वाला होता है। एल की वो शख्स मनाकर उसे खुद अपनी बाहों में उठाकर अपनी कार में ले जाता है। एल वो सारे खड़े अपने बॉस को देख रहे थे। एल जो सारी लड़कियों से दूर रहता था, एल भी आज एक लड़की को अपनी बाहों में उठाकर ले जा रहा है। एल वो भी अपनी कार में, एल जिसमें वो अपनी माँ या बहन को भी नहीं बैठने देता है। एल ये उनके लिए अविश्वसनीय था। वो गुस्से से ड्राइवर को कहता है, एल हॉस्पिटल ले चलो। एल ड्राइवर बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करता है। एल जो समझकर वो गार्ड हॉस्पिटल में पहले ही इन्फॉर्म कर देता है। एल कार हॉस्पिटल पहुंचती है। एल वो मीरा को उठाकर सीधा अंदर चला जाता है। एल उसके चरो और उसके गार्ड्स थे। एल तो किसी को ना तो वो शख्स नजर आया और ना ही मीरा। डॉक्टर मीरा को एग्जामिन करने के बाद कहते हैं, एल सर इन्हें वीकनेस और गर्मी की वजह से चक्कर आया एल, जिससे ये बेहोश हो गई है। एल हमने इनको इंजेक्शन लगा दिया है। एल थोड़ी देर में होश आ जाएगा। एल तब आप इन्हें कुछ खिला दे। एल इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। एल वो शख्स उस रूम में ही लगे सोफे पर बैठ जाता है। एल और मीरा को एक तक देखने लगता है। एल उसके फेस से ये पता नहीं चलता कि वो क्या सोच रहा है। वो अपने असिस्टेंट को कॉल कर वही बुला लेता है एल और अपने ऑफिस का काम करने लगता है। एल असिस्टेंट जो एक होटल में उस शख्स का वेट कर रहा था, एल कॉल पर बात करने जे बात खुद से कहता है, एल सर की आज मीटिंग है लॉयर के साथ जो बहुत ही जरूरी है हमारे केस के लिए और सर हॉस्पिटल में है। एल क्या हुआ होगा? एल यही सोचते हुए हुए कहता है, एल अरे विनय क्या खुद से बातें करके टाइम पास कर रहा है? एल ज्यादा देर करी पहुंचने में तो वो जल्लाद तेरा आखिरी टाइम बना देगा। एल वो जल्दी से हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाता है। मीरा को अभी तक होश नहीं आया था। एल उस शख्स ने बेल बजाकर डॉक्टर को बुला लिया। एल डॉक्टर तो बेचारा पहले ही डरा हुआ था। एल वो जैसे ही अंदर आता है, एल वो शख्स बिना वेट किए कहता है, एल इसे अभी तक होश क्यों नहीं आया? बेचारा डॉक्टर डरते हुए कहत है, एल सर बस थोड़ी देर में आ जाएगा। एल बस वीकनेस है, इस वजह से इन्हें इसमें आने में देरी हो रही है। एल इतना कह वो डॉक्टर चला जाता है। एल बाहर आकर अपने आप से कहता है, एल हे भगवान उस लड़की को जल्दी से होश आए और ये जल्लाद ये से जाए। एल ये जानता कि है चैन से सांस लेना भी दुश्वार है। विनय सीधा उसी फ्लो पर आता है एल जहां अभी मीरा एडमिट थी। एल वो नॉक करके रूम में जाता है। एल अपने सर को सोफे पर बैठे हुए देखता है। एल क्या हुआ था ये तो उसे बाहर ड्राइवर और बीडी गार्ड्स ने पहले ही बता दिया था। वो शख्स उसे देखते ही निकता है। एल इस लड़की की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। एल वो ही आधे घंटे में। एल अब तुम सोच लो तुम्हें ये काम कितना फास्ट करना है। च 12 च कोठारी इंडस्ट्रीज का सीईओ। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। एल वो शख्स उस रूम में ही लगे सोफे पर बैठ जाता है। एल और मीरा को एक तक देखने लगता है। एल उसके फेस से ये पता नहीं चलता कि वो क्या सोच रहा है। वो अपने असिस्टेंट को कॉल कर वही बुला लेता है। एल और अपने ऑफिस का काम करने लगता है। एल असिस्टेंट जो एक होटल में उस शख्स का वेट कर रहा था, एल कॉल पर बात करने जे बात खुद से कहता है, एल सर की आज मीटिंग है लॉयर के साथ जो बहुत ही जरूरी है हमारे केस के लिए और सर हॉस्पिटल में है। एल क्या हुआ होगा? एल यही सोचते हुए हुए कहता है, एल अरे विनय क्या खुद से बातें करके टाइम पास कर रहा है? एल ज्यादा देर कड़ी पहुंचने में तो वो जल्लाद तेरा आखिरी टाइम बना देगा। एल वो जल्दी से हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाता है।
मीरा को अभी तक होश नहीं आया था। एल उस शख्स ने बेल बजाकर डॉक्टर को बुला लिया। एल डॉक्टर तो बेचारा पहले ही डरा हुआ था। एल वो जैसे ही अंदर आता है, एल वो शख्स बिना वेट किए कहता है, एल इसे अभी तक होश क्यों नहीं आया। बेचारा डॉक्टर डरते हुए कहत है, एल सर बस थोड़ी देर में आ जाएगा, एल बस वीकनेस है, इस वजह से इन्हें इसमें आने में देरी हो रही है। एल इतना कह वो डॉक्टर चला जाता है। एल बाहर आकर अपने आप से कहता है, एल हे भगवान उस लड़की को जल्दी से होश आए और ये जल्लाद ये से जाए। ये जानता कि है चैन से सांस लेना भी दुश्वार है। विनय सीधा उसी फ्लो पर आता है। एल जहां अभी मीरा एडमिट थी, एल वो नॉक करके रूम में जाता है। एल अपने सर को सोफे पर बैठे हुए देखता है। एल क्या हुआ था ये तो उसे बाहर ड्राइवर और बीडी गार्ड्स ने पहले ही बता दिया था। वो शख्स उसे देखते ही निकता है, एल इस लड़की की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। एल वो ही आधे घंटे में। एल अब तुम सोच लो तुम्हें ये काम कितना फास्ट करना है। अब आगे आज सबसे पहले इन अनजान शख्स के बारे में जान लेते हैं। नाम ऋषभ कोठारी। ये कोठारी इंडस्ट्रीज के सीईओ है। एल अब इनके कारोबार की जानकारी लेते हैं। दादा केशव कोठारी, इन्होंने अपनी कंपनी की नींव रखी थी। एल बहुत कड़क स्वभाव के है। एल ऋषभ का अरोगेंट नेचर और गुस्सा इन्हीं पर गया है। दादी किरण कोठारी, ये भी स्ट्रिक्ट और तेज स्वभाव की है। पिता मनोज कोठारी, ये ऋषभ के साथ कंपनी संभलते हैं। एल बहुत ही शांत स्वभाव के है। माता मानवी कोठारी, हाउस वाइफ है। एल किटी पार्टी करना, क्लब जाकर कार्ड खेलने का शौक है। एल बहुत ज्यादा घमंडी है। एल अपनी अमीरी पर कुछ ज्यादा ही घमंड है। छोटा भाई मिलन कोठारी, अभी कॉलेज में एमबीए के लास्ट ईयर में है। एल हंसमुख बहुत है। बहन समीरा कोठारी, बीबीए कर रही है। एल मां पर गई है स्वभाव और आचरण में। चाचा मनन कोठारी, कम बोलते हैं। एल मूवी डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर है। एल इनकी खुद की कोठारी एंटरटेनमेंट कंपनी है। चाची मानसी कोठारी, बहुत सीधी सधी है। एल मिडिल क्लास से बिलोंग करती है। एल जिससे कितनी बार सास और जेठानी के ताने सुनने पड़ते हैं। एल इनकी लव मैरिज हुई है। चाचा के बच्चे राहिल कोठारी, ये ऋषभ से 1 साल छोटे हैं। एल अपने पापा के साथ उनकी कंपनी संभालते हैं। एल गुस्सा बहुत आता है। एल पर घर वालों के सामने अभी दिखाया नहीं। एल अपनी मोम को दादी और बड़ी मोम के ताने सुनते देख बहुत गुस्सा आता है। एल पर उसकी मोम उसे किसी से कुछ नहीं कहने देती है। एल वो अपने पापा से भी इसी बात पर नाराज रहता है। एल और उनसे कम ही बात करता है। रीता कोठारी, राहिल से छोटी है। एल बीबीए पर रही है। एल बहुत शरारती है। एल अपने भाइयों के आगे पीछे घुमा करती है। एल उनकी जान जो है। भुआ दामिनी शर्मा, ये बड़ी ही कुटिल प्रवृत्ति की है। एल ये जबरदस्ती अपने पति के साथ इस घर में रहती है। एल पति राज शर्मा का खुद का अच्छा बिजनेस है। एल ये कोठारी कंपनी में जाती है। इनका बेटा दानिश और एक बेटी गरिमा शर्मा है। एल दोनों ही नेचर के अच्छे हैं। एल अभी एमबीए फाइनल ईयर में है। एल दोनों जुड़वा है। एल ये तो हुआ हमारे हीरो का परिचय। अब कहानी में आगे चलते हैं। मीरा अभी तक बेहोश ही थी। एल उसकी ड्रिप चढ़ रही थी। एल ऋषभ अभी वही बैठा अपना काम कर रहा था। एल अपने तय समय पर विनय मीरा की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर आ जाता है। एल और फाइल ऋषभ को पकड़ा वापस चला जाता है। एल क्योंकि ज्यादा देर ऋषभ के सामने कोई खड़ा रहना ही नहीं चाहता था। ऋषभ पूरी फाइल पढ़ता है। एल उसमें मीरा के दादा नाना माँ पापा सबकी जानकारी थी। एल साथ में ये भी था कि कुणाल और शीला दोनों स्टेप फादर एंड मदर है। एल मीरा के भाई यानी रेहान के बारे में भी था। ऋषभ ने रेहान को कॉल लगा दिया। एल रेहान का वैसे भी आज दिमाग खराब था। एल इधर अननोन नंबर देख उसने कॉल रिसीव की तो सामने से ऋषभ बोला, एल मिस्टर रेहान आपकी सिस्टर कोठारी हॉस्पिटल 3rd फ्लोर वार्ड नंबर 112 में एडमिट है। एल रेहान ने जैसे ही ये सुना एल उसका सर चकराने लग गया। एल सांस लेने में तकलीफ होने लगी। एल फिर उसे ध्यान आया कोई मजाक भी कर सकता है। एल तो वो कहता है, एल मुझसे मजाक मत करो। एल वो तो कॉलेज गई है। ऋषभ रेहान बात सुन कहता है, एल मिस्टर रेहान मैं ऋषभ कोठारी सीईओ ऑफ द कोठारी इंडस्ट्रीज। एल अब तो आप समझ गए होंगे कि ये मजाक नहीं है। 13 च नेचर भी अच्छा हो। भुआ दामिनी शर्मा, ये बड़ी ही कुटिल प्रवृत्ति की है। एल ये जबरदस्ती अपने पति के साथ इस घर में रहती है। एल पति राज शर्मा का खुद का अच्छा बिजनेस है। एल ये कोठारी कंपनी में जाती है। इनका बेटा दानिश और एक बेटी गरिमा शर्मा है। एल दोनों ही नेचर के अच्छे हैं। एल अभी एमबीए फाइनल ईयर में है। एल दोनों जुड़वा है। ये तो हुआ हमारे हीरो का परिचय। अब कहानी में आगे चलते हैं। मीरा अभी तक बेहोश ही थी। एल उसकी ड्रिप चढ़ रही थी। एल ऋषभ अभी वही बैठा अपना काम कर रहा था। एल अपने तय समय पर विनय मीरा की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर आ जाता है। एल और फाइल ऋषभ को पकड़ा वापस चला जाता है। एल क्योंकि ज्यादा देर ऋषभ के सामने कोई खड़ा रहना ही नहीं चाहता था। ऋषभ पूरी फाइल पढ़ता है। एल उसमें मीरा के दादा नाना माँ पापा सबकी जानकारी थी। एल साथ में ये भी था कि कुणाल और शीला दोनों स्टेप फादर एंड मदर है। एल मीरा के भाई यानी रेहान के बारे में भी था।
ऋषभ ने रेहान को कॉल लगा दिया। रेहान का वैसे भी आज दिमाग खराब था। इधर अननोन नंबर देख उसने कॉल रिसीव की तो सामने से ऋषभ बोला, मिस्टर रेहान, आपकी सिस्टर कोठारी हॉस्पिटल 3rd फ्लोर वार्ड नंबर 112 में एडमिट है। रेहान ने जैसे ही ये सुना उसका सर चकराने लग गया। सांस लेने में तकलीफ होने लगी। फिर उसे ध्यान आया कोई मजाक भी कर सकता है। तो वो कहता है, मुझसे मजाक मत करो, वो तो कॉलेज गई है। ऋषभ रेहान बात सुन कहता है, मिस्टर रेहान, मैं ऋषभ कोठारी, सीईओ ऑफ द कोठारी इंडस्ट्रीज। अब तो आप समझ गए होंगे कि ये मजाक नहीं है। अब आगे। ऋषभ इतना कहकर कॉल कट कर देता है। ज्यादा बात करना उसके स्वभाव में ही नहीं था। रेहान जल्दी से अपने केबिन से रवाना हो जाता है। उसका असिस्टेंट उसकी जल्दबाजी देख जेली से नीचे आ जाता है। कार का डोर ओपन कर देता है। रेहान कार में बैठते ही कहता है, कोठारी हॉस्पिटल चलो। जितना जल्दी हो सके उतना। ये कहकर वो आंखें बंद कर बैठ जाता है। उसे सबका सीन ही आंखों में नजर आ रहा था। कैसे मीरा गुस्सा हुई और वो एक बार भी अपनी रूठी हुई बहन को मनाने नहीं आया। और उसे छोड़कर कंचन को ले गया। जिनकी वजह से वो कल मरते मरते बची थी। उसे बहुत दुख हो रहा था कि वो उसकी बहन का ध्यान नहीं रख पा रहा है। अभी उसकी मोम होती तो क्या सोचती। कैसा भाई है। इधर मीरा को बेहोशी में भी पिछले जीवन में उसकी मौत का सीन नजर आ रहा था। जिससे वो उस हालत में भी कांपने लगती है। पूरा शरीर पसीने पसीने हो रहा था। ऋषभ की नजर जैसे ही मीरा पर पड़ती है वो एकदम खड़ा होकर उसके पास चला जाता है। उसकी हालत देख बटन प्रेस करता है जिससे डॉक्टर आ जाते हैं। वो जल्दी से मीरा को इंजेक्शन लगते हैं तो वो शांत होकर सो जाती है। डॉक्टर ऋषभ से कहते हैं, इन्हें पैनिक अटैक आया है। इंजेक्शन दे दिया है, अभी थोड़ी देर में होश आ जाएगा। डॉक्टर के जाने के बाद ऋषभ वही मीरा के बेड के पास खड़ा हो प्यार से उसके सर पर हाथ फेर कर फोरहेड पर किस कर लेता है। वापस जाकर सोफे पर बैठ जाता है। अब मीरा को होश आने लगता है। वो आंखें खोल चारों तरफ देखती है। धीरे से बैठने की कोशिश करती है। ऋषभ उसके पास आकर कहता है, उठो मत, ऐसे ही लेते रहो। मीरा ऋषभ को देख, आप कौन? ऋषभ कहता है, मैं वही हूँ जिसकी गाड़ी के आगे आप बेहोश हो गई थी। तो मुझे आपको यहाँ हॉस्पिटल लाना पड़ा। वैसे अब कैसा फील कर रही है? मीरा धीरे से कहती है, थैंक यू एंड सॉरी। आप हॉस्पिटल लाए और सॉरी आपको तकलीफ दी। ऋषभ इट्स ओके कहकर बैठ जाता है। मीरा तो रेहान के बारे में ही सोच रही थी। कैसे उसका भाई उसको छोड़कर चला गया। ये भी नहीं सोचा कि वो कल ही बीमार थी। कैसे जाएगी। पर नहीं, उन्हें भी मैं ही गलत लगी। हो सकता है अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो भाई भी मेरी ही गलती बताएंगे। नहीं, अब मैं किसी पर विश्वास नहीं कर सकती हूँ। मुझे खुद को ही कुछ करना पड़ेगा। जल्दी ही कहीं जॉब कर लूंगी जिससे मेरा खर्च चल सके। भाई से अब उम्मीद नहीं रखूंगी। वो एक है लेकिन मैं उनके लिए अकेली नहीं हूँ। मुझसे ज्यादा कंचन है उनके लिए। पर अभी घर कैसे जाऊंगी। कहीं जॉब करने के लिए पहले इंटरव्यू देना होगा। उसके लिए उस कंपनी या ऑफिस तक जाने का किराया भी तो चाहिए। एक काम करती हूँ, ये जो सर बैठे हैं दिखने में तो अच्छे डैशिंग हैंडसम है। नेचर भी अच्छा हो। ऐसा करती हूँ, इनसे कुछ रुपए उधार मांग लेती हूँ। जॉब लगेगी तब वापस दे दूंगी। वो ऐसा उलूल जुलूल सोच ही रही थी कि रूम का दूर ओपन होता है। रेहान तेज चलते हुए मीरा के बेड के पास आता है। रेहान को मीरा के आगे ऋषभ पर ध्यान नहीं गया। वो मीरा जे बेड के पास आकर उसके सर पर हाथ रख कहता है, कैसा है मेरा मीरू बच्चा। मीरा जो अपनी सोच में गुम थी, रेहान के हाथ लगाने से होश में आए। जब रेहान की आखिरी बात सुनी तो बोल गई कि गलती से जिंदा बच गई। मार जाती तो आपके आराम हो जाता। आप अपनी लाडली बहन कंचन को आराम से कहीं भी ले जा सकते। अभी मेरी वजह से खुलकर अपनी बहन को प्यार नहीं कर सकते हो। तो कोई बात नहीं, मैं जल्दी ही ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मैं तो आज ही मम्मा के पास चली जाती लेकिन बच गई। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। आज उसे अपनी मोम की कमी बहुत खल रही थी। अब क्या कहेगा और करेगा रेहान। कैसे मीरा को समझाएगा। क्या मीरा मान जाएगी हाँ या ना। क्या मीरा को मानना चाहिए या नहीं। चैप्टर 14 गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल। ऋषभ इट्स ओके कहकर बैठ जाता है। मीरा तो रेहान के बारे में ही सोच रही थी। कैसे उसका भाई उसको छोड़कर चला गया। ये भी नहीं सोचा कि वो कल ही बीमार थी। कैसे जाएगी। पर नहीं, उन्हें भी मैं ही गलत लगी। हो सकता है अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो भाई भी मेरी ही गलती बताएंगे। नहीं, अब मैं किसी पर विश्वास नहीं कर सकती हूँ। मुझे खुद को ही कुछ करना पड़ेगा। जल्दी ही कहीं जॉब कर लूंगी जिससे मेरा खर्च चल सके। भाई से अब उम्मीद नहीं रखूंगी। वो एक है लेकिन मैं उनके लिए अकेली नहीं हूँ। मुझसे ज्यादा कंचन है उनके लिए। पर अभी घर कैसे जाऊंगी। कहीं जॉब करने के लिए पहले इंटरव्यू देना होगा। उसके लिए उस कंपनी या ऑफिस तक जाने का किराया भी तो चाहिए। एक काम करती हूँ, ये जो सर बैठे हैं दिखने में तो अच्छे डैशिंग हैंडसम है। नेचर भी अच्छा हो। ऐसा करती हूँ, इनसे कुछ रुपए उधार मांग लेती हूँ। जॉब लगेगी तब वापस दे दूंगी। वो ऐसा उलूल जुलूल सोच ही रही थी कि रूम का दूर ओपन होता है। रेहान तेज चलते हुए मीरा के बेड के पास आता है। रेहान को मीरा के आगे ऋषभ पर ध्यान नहीं गया। वो मीरा जे बेड के पास आकर उसके सर पर हाथ रख कहता है, कैसा है मेरा मीरू बच्चा।
मीरा जो अपनी सोच में गुम थी एल रिहान के हाथ लगाने से होश में आए एल जब रिहान की आखिरी बात सुनी एल तो बोल गई कि गलती से जिंदा बच गई एल मार जाती तो आपके आराम हो जाता एल आप अपनी लाडली बहन कंचन को आराम से कहीं भी ले जा सकते एल अभी मेरी वजह से खुलकर अपनी बहन को प्यार नहीं कर सकते हो एल तो कोई बात नहीं मैं जल्दी ही ये घर छोड़कर चली जाऊंगी एल मैं तो आज ही मम्मा के पास चली जाती लेकिन बच गई एल मीरा की आंखों में आंसू आ गए एल आज उसे अपनी मोम की कमी बहुत खल रही थी। अब आगे रेहान जैसे ही मीरा के मुंह से मारने और घर छोड़कर जाने की बात सुनता है एल उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है एल वो गुस्से में मीरा पर हाथ उठा देता है एल मारता नहीं उसका हाथ वो बीच में ही रोक लेता है एल ऋषभ भी खड़ा हो जाता है एल रेहान को ऐसा करते देख एल हालांकि मीरा की बातें सुन उसे भी गुस्सा आता है। मीरा को रेहान के हाथ उठाने से बहुत दुख होता है एल उसने सोचा नहीं था कि उसका भाई उस पर कभी हाथ भी उठाएगा। मीरा ने रेहान से कहा आप यहाँ कैसे आए एल फिर उसने ऋषभ की तरफ देखकर कहा शायद आपने कॉल किया होगा एल अरे सर आपने इन्हें क्यों बुलाया एल इनकी कोई मीटिंग होगी एल फिर इन्हें अपनी इकलौती बहन को कॉलेज भी लेने जाना होगा एल खामखा मेरी वजह से ये लेट हो गए। फिर रेहान की तरफ देखकर कहा एल आप आ गए देख लिया मैं ठीक हूँ एल तो आप जा सकते हैं एल आपकी बहन वेट कर रही होगी एल अकेले वो घर कैसे आएगी एल मेरा तो नहीं सोचा कि मैं अकेले कॉलेज कैसे जाऊंगी एल उसके बारे में ही सोच लो एल ऐसा कहकर वो रेहान की तरफ से मुंह फेर लेती है। रेहान मीरा को बोलता है एल मेरू बच्चा आप गलत समझ रहे हो एल मुझे कंचन से भी ज्यादा आप प्यारी हो एल मानता हूँ वो भी मेरी बहन है एल पर आप ज्यादा हो एल रेहान आगे कुछ बोलता तब तक नजर आती है एल और कहती है इनके साथ जो है उन्हें डॉक्टर बुला रहे हैं। रेहान मीरा के सर पर हाथ रखकर कहता है एल बच्चा मैं अभी डॉक्टर से मिलकर आता हूँ एल ऐसा कह वो वार्ड से चला जाता है। ऋषभ मीरा के पास जाकर खड़ा हो जाता है एल उसे ये लड़की बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी एल साथ में ब्यूटीफुल भी बहुत थी एल वो मीरा से कहता है एल डॉल मरने की बात करना गलत है एल अपने भाई से गुस्सा हो एल तो झगड़ा करो एल कोई गलत नहीं है एल और तुम्हारी ये नीली आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते हैं एल वो तुम्हारे भाई है एल उनकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार और परवाह दोनों नजर आते हैं एल आज माना भाई ने गुस्सा किया लेकिन पहले प्यार और परवाह दोनों किए होंगे एल जो प्यार करते हैं उन्हें गुस्सा होने का भी हक है एल जो अपने होते हैं वही प्यार परवाह हक और गुस्सा बता सकते हैं। मीरा ऋषभ को देखती है एल उसका ऐसे प्यार से समझाना उसे पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लग रहा था एल वो एक तक ऋषभ को देख रही थी एल जिससे ऋषभ थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है एल उसे ऋषभ की बातें अच्छी तरह से समझ आई थी एल उसका अभी अभी रीबर्थ हुआ है एल तो वो पिछली जिंदगी के हादसे से उबर नहीं पाए है एल वो अपने भाई के बारे में सोचने लगती है एल उसे ख्याल आता है एल अगर वो अपने गुस्से से भाई से दूर हो गई तो कहीं इन लोगों ने भी भाई का फायदा उठाएंगे एल कहीं ये भाई को भी उसकी तरह मार ना दे एल जैसे भाई उससे दूर हुए थे तो मीरा को मार दिया और अब वो रेहान से दूर हुई तो ये भाई को मार देंगे एल नहीं नहीं मैं अपने मम्मा पापा के बाद अपने भाई को नहीं खो सकती हूँ। 15 आंखों ने नमी आ गई। रेहान मीरा को बोलता है एल मेरू बच्चा आप गलत समझ रहे हो एल मुझे कंचन से भी ज्यादा आप प्यारी हो एल मानता हूँ वो भी मेरी बहन है एल पर आप ज्यादा हो एल रेहान आगे कुछ बोलता तब तक नजर आती है एल और कहती है इनके साथ जो है उन्हें डॉक्टर बुला रहे हैं एल रेहान मीरा के सर पर हाथ रखकर कहता है एल बच्चा मैं अभी डॉक्टर से मिलकर आता हूँ एल ऐसा कह वो वार्ड से चला जाता है। ऋषभ मीरा के पास जाकर खड़ा हो जाता है एल उसे ये लड़की बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी एल साथ में ब्यूटीफुल भी बहुत थी एल वो मीरा से कहता है एल डॉल मरने की बात करना गलत है एल अपने भाई से गुस्सा हो एल तो झगड़ा करो एल कोई गलत नहीं है एल और तुम्हारी ये नीली आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते हैं एल वो तुम्हारे भाई है एल उनकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार और परवाह दोनों नजर आते हैं एल आज माना भाई ने गुस्सा किया लेकिन पहले प्यार और परवाह दोनों किए होंगे एल जो प्यार करते हैं उन्हें गुस्सा होने का भी हक है एल जो अपने होते हैं वही प्यार परवाह हक और गुस्सा बता सकते हैं। मीरा ऋषभ को देखती है एल उसका ऐसे प्यार से समझाना उसे पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लग रहा था एल वो एक तक ऋषभ को देख रही थी एल जिससे ऋषभ थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है एल उसे ऋषभ की बातें अच्छी तरह से समझ आई थी एल उसका अभी अभी रीबर्थ हुआ है एल तो वो पिछली जिंदगी के हादसे से उबर नहीं पाए है एल वो अपने भाई के बारे में सोचने लगती है एल उसे ख्याल आता है एल अगर वो अपने गुस्से से भाई से दूर हो गई तो कहीं इन लोगों ने भी भाई का फायदा उठाएंगे एल कहीं ये भाई को भी उसकी तरह मार ना दे एल जैसे भाई उससे दूर हुए थे तो मीरा को मार दिया और अब वो रेहान से दूर हुई तो ये भाई को मार देंगे एल नहीं नहीं मैं अपने मम्मा पापा के बाद अपने भाई को नहीं खो सकती हूँ। डॉक्टर के केबिन में रेहान को डॉक्टर कहते हैं एल आप तो उन्हें लेकर नहीं आए थे एल उन्हें तो मिस्टर कोठारी ने एडमिट कराया था। मैं भाई हूँ एल आप ये बताए क्या हुआ है मेरी बहन को एलमीरा नाम है उसका।
डॉक्टर रेहान को मीरा की फाइल देते हुए कहते हैं एल वीकनेस और थकान से वे बेहोश हो गई थी एल और हाँ उन्हें क्या पैनिक अटैक्स आते हैं एल उनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है एल उन्हें जितना हो सके खुश रखने की कोशिश कीजिए एल मेंटल स्ट्रेस ना हो एल वो किसी बात से नाराज हो या दुखी हो एल ऐसी सिचुएशन ना होने दे एल जहां तक हो सके उन्हें अकेला ना छोड़े एल बाकी अभी थोड़ी देर से उन्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा एल मैंने मेडिसिन लिख दी है एल आप उन्हें टाइम से दे दीजिएगा। रेहान फाइल लेकर केबिन के बाहर बेंच पर बैठ जाता है एल उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था एल वो अगर कंचन को पीछे बैठा देता तो उसकी बहन आज इस कंडीशन में नहीं होती एल वो खुद को तैयार कर रहा था मीरा के सामने जाने के लिए एल अब उसने पक्का इरादा कर लिया कि वो उन माँ बेटी से ऊपर अपनी मीरू को रखेगा एल चाहे उसकी बहन गलत ही क्यों ना हो एल वो उसी का साथ देगा एल उसे बिल्कुल हट नहीं करेगा एल उसकी हर जिद पूरी करेगा एल उसकी माँ के बाद एक यही तो बची है जिसे वो अपना कह सकता है एल सही कहा था मीरू ने मोम होती तो क्या मीरा इस हालत में होती एल कभी नहीं बल्कि डैड भी उससे प्यार करते जो अब बिल्कुल नहीं करते हैं एल वो खड़ा हो सीधा मीरा के रूम की तरफ बढ़ जाता है। इधर रूम में ऋषभ ने जैसे तैसे मीरा को समझा कर खाना खिला दिया था एल रेहान रूम में आता है एल देखता है मीरा सो चुकी थी। वो ऋषभ के पास जाकर उससे बाहर बात करने का बोलता है एल ऋषभ उसकी बात मानकर रूम के बाहर आ जाता है। मिस्टर कोठारी आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं एल मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है एल आपने आज मेरी बहन मेरी जिंदगी को बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है एल आज आपका टाइम भी बहुत वेस्ट हुआ होगा एल मेरी ड्यूटी थी एल पर मैं सही तरीके से निभा नहीं सका एल वैसे ये आपका कहाँ मिलिए। ऋषभ ने बस इतना ही कहा एल ऐसा कुछ नहीं है एल ये मेरी गाड़ी के आगे आई थी एल तो इंसानियत के नाते मेरी ड्यूटी बनती है एल और एक लड़की को अकेला छोड़कर जाना मुझे सही नहीं लगा एल मैं अपने गार्ड्स यहाँ रखकर जा सकता था एल पर ये सही नहीं होता एल रही बात आपकी ड्यूटी की तो अपनी बहन का अच्छे से ख्याल रखिए एल क्योंकि मैंने जो उनकी पैनिक अटैक में हालत देखी एल वो बिल्कुल सही नहीं थी एल वो शायद अपने दिमाग में बहुत बातें लेकर बैठी है एल या जैसा कि सुबह आपका व्यवहार था एल उनके साथ उससे वो बहुत हट हुई है एल वो बात इनके दिमाग में बैठ गई है एल कि आप उनसे ज्यादा और किसी को अहमियत दे रहे हैं एल जो ठीक नहीं है। फिर जिस जगह मीरा की ऋषभ की गाड़ी से टक्कर हुई वो जगह बताई तो रेहान की आंखों में नमी आ गई एल वो वही लगी चेयर पर बैठ गया। ऋषभ रेहान से कहता है एला यो ओकेल च 16 च होने वाले पियाजी। इधर रूम में ऋषभ ने जैसे तैसे मीरा को समझाकर खाना खिला दिया था एल रेहान रूम में आता है एल देखता है मीरा सो चुकी थी। वो ऋषभ के पास जाकर उससे बाहर बात करने का बोलता है एल ऋषभ उसकी बात मानकर रूम के बाहर आ जाता है। मिस्टर कोठारी आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं एल मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है एल आपने आज मेरी बहन मेरी जिंदगी को बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है एल आज आपका टाइम भी बहुत वेस्ट हुआ होगा एल मेरी ड्यूटी थी एल पर मैं सही तरीके से निभा नहीं सका एल वैसे ये आपका कहाँ मिलिए। ऋषभ ने बस इतना ही कहा एल ऐसा कुछ नहीं है एल ये मेरी गाड़ी के आगे आई थी एल तो इंसानियत के नाते मेरी ड्यूटी बनती है एल और एक लड़की को अकेला छोड़कर जाना मुझे सही नहीं लगा एल मैं अपने गार्ड्स यहाँ रखकर जा सकता था एल पर ये सही नहीं होता एल रही बात आपकी ड्यूटी की तो अपनी बहन का अच्छे से ख्याल रखिए एल क्योंकि मैंने जो उनकी पैनिक अटैक में हालत देखी एल वो बिल्कुल सही नहीं थी एल वो शायद अपने दिमाग में बहुत बातें लेकर बैठी है एल या जैसा कि सुबह आपका व्यवहार था एल उनके साथ उससे वो बहुत हट हुई है एल वो बात इनके दिमाग में बैठ गई है एल कि आप उनसे ज्यादा और किसी को अहमियत दे रहे हैं एल जो ठीक नहीं है। फिर जिस जगह मीरा की ऋषभ की गाड़ी से टक्कर हुई वो जगह बताई तो रेहान की आंखों में नमी आ गई एल वो वही लगी चेयर पर बैठ गया। ऋषभ रेहान से कहता है एला यो ओकेल। इधर कॉलेज में कंचन अपनी घमड़ी फ्रेंड्स जे साथ कैंटीन में बैठी थी एल उसकी 3 फ्रेंड्स थी एल प्राची सीमा और दिशा एल तीनों ही नक्चरी थी एल थी तो मिडिल क्लास से पर नखरे और ख्वाहिशें अरबपति फैमिली की थी एल ये तीनों मीरा की परेशान करती थी एल मीरा को जबरदस्ती अपने साथ कैंटीन ले आती थी एल फिर अपने लिए नाश्ता चाय जूस सब उसी से मंगवाती थी एल उसकी इंसल्ट करने में कोई कमी नहीं छोड़ती। मीरा को ना देख प्राची कहती है एल क्या हुआ कंचन दी दिन से मीरा नहीं आए है एल क्या हुआ बीमार तो नहीं है एल तभी सीमा कहती है हाँ यार वो होती रो अभी हेम हमारा ऑर्डर टेबल पर मिलता एल वो लेकर आ जाती। तीनों हंसकर बातें कर रही थी एल कंचन कहती है एल को घर से निकली तो थी पर आई नहीं एल मुझे कुछ समझ नहीं आया। दिशा कहती है एल छोड़ो यार उस पागल की बातें करना एल हम हमारा लंच एंजॉय करते हैं एल फिर चारों मजे से खाने लग गई एल साथ में थोड़ी हंसी ठिठोली भी कर रही थी। वैसे कंचन तुम्हें लेने कौन आएगा एल वो पागल आती है तब तो ड्राइवर के साथ जाती हो एल पर आज तो तुम रेहान के साथ आई थी एल प्राची ने खाते खाते पूछा। ओहो रेहान एल क्या बात है एल हम सबको पता है एल की रेहान को तुम पसंद करती हो एल इसलिए नंद की चिंता तो होगी एल सीमा ने प्राची की तरफ आई विंक करते हुए कहा। अरे पर कंचन क्या तुम्हें भाभी बनाना चाहती है भी या नहीं एल ये तो पूछ लो उससे एल दिशा ने प्राची से कहा।
क्यों क्यों नहीं बनाना चाहती हूँ एल, बिल्कुल बनाना चाहती हूँ मैं प्राची को अपनी भाभी एल, और मैंने तो भाई से इस बारे में बात करने का भी सोचा है एल, भाई मेरी हर बात मानते हैं एल। ऐसा कहकर सुबह वाला किस्सा बता देती है एल, जिसे सुन तीनों खुश हो जाती है। कंचन, अगर प्राची तुम्हारी भाभी बन गई तो वो तो उस मीरा को उस घर से और रेहान की लाइफ से एक झटके में बाहर कर देगी एल। सीमा बड़े ही कॉन्फिडेंस से बोलती है एल, जिसे सुन चारों हंसने लगती है। सीमा कहती है एल, कंचन रेहान तो तुम्हारी सारी बात मानता है एल, तो उसे तुम्हें आज लेने के आने का बोलो ना एल, हमारी प्राची भी मिल लेगी अपने होने वाले पियाजी से एल। ऐसा कहकर वो प्राची की तरफ देखने लगती है एल, और प्राची तो शर्माने ही लग जाती है एल, जैसे उसकी और रेहान की सगाई हो चुकी है, बस कुछ ही दिनों बाद शादी हो। कंचन भी जोश में आ जाती है एल, वो आज सुबह वाली बात से औचती है एल। रेहान भाई अभी तक मीरा से गुस्सा होंगे एल, और वो उसकी बात मान लेंगे एल। वो रेहान को कॉल लगा देती है एल। सीमा कहती है कंचन फोन स्पीकर पर कर देना ताकि हमारी प्राची भी अपने होने वाले सयाजी की आवाज सुन सके एल। कंचन सीमा की बात मान फोन स्पीकर पर कर देती है एल। रेहान जो अभी मीरा के रूम में आकर मीरा के पास उसे अपने सीने से लगा कर बैठा था एल, मीरा की आंखों से आंसू बह रहे थे एल। इतने में रेहान का कॉल आता है एल, जो वहां बेड पर ही पड़ा था एल। मीरा की नजर फोन में फ्लैश हो रहे नाम पर पड़ जाती है एल, उसे कंचन नाम देखकर ही गुस्सा आने लग जाता है एल। वो कॉल रिसीव कर स्पीकर पर कर रेहान को पकड़ा देती है। वैसे गुस्सा रेहान को भी कंचन पर बहुत आ रहा था एल, उसकी वजह से ही आज मीरा की ये हालत हुई थी एल। आज फिर उसकी बहन मरते मरते बची थी एल। वो ये सब सोच ही रहा था कि सामने से कंचन बोलती है एल, हेलो भाई आप कहाँ है, क्यों क्या हुआ एल। रेहान जवाब देता है, भाई आप मुझे कॉलेज लेने आ जाओगे क्या एल, आज ड्राइवर भी शायद ही आएगा एल, मेरी फ्रेंड्स भी आपसे मिलना चाहती है। मैं अभी अपने मीरू बच्चा के साथ हूँ एल, आज वो कॉलेज नहीं आए, उससे मेरे साथ रहना है एल, आइसक्रीम और मंचूरियन खाना है एल, फिर शॉपिंग पर भी जाना है एल, इसलिए तुम खुद से आने का इंतजाम कर लेना एल, और तुम्हारी वो फटीचर गंवार फ्रेंड से मिलने का मेरे पास टाइम नहीं है एल। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है एल। मीरा खुश हो अपने भाई का हाथ पकड़ लेती है एल, और कहती है एल भाई आज तो मुझे आइसक्रीम खिलाएंगे एल, शॉपिंग भी कराएंगे एल। उसकी बच्चों जैसी हरकतें देख रेहान खुश होता है 17 च ट्रैवल कर सके। सीमा कहती है एल, कंचन रेहान तो तुम्हारी सारी बात मानता है एल, तो उसे तुम्हें आज लेने के आने का बोलो ना एल, हमारी प्राची भी मिल लेगी अपने होने वाले पियाजी से एल। ऐसा कहकर वो प्राची की तरफ देखने लगती है एल, और प्राची तो शर्माने ही लग जाती है एल, जैसे उसकी और रेहान की सगाई हो चुकी है, बस कुछ ही दिनों बाद शादी हो। कंचन भी जोश में आ जाती है एल, वो आज सुबह वाली बात से औचती है एल। रेहान भाई अभी तक मीरा से गुस्सा होंगे एल, और वो उसकी बात मान लेंगे एल। वो रेहान को कॉल लगा देती है एल। सीमा कहती है कंचन फोन स्पीकर पर कर देना ताकि हमारी प्राची भी अपने होने वाले सयाजी की आवाज सुन सके एल। कंचन सीमा की बात मान फोन स्पीकर पर कर देती है एल। रेहान जो अभी मीरा के रूम में आकर मीरा के पास उसे अपने सीने से लगा कर बैठा था एल, मीरा की आंखों से आंसू बह रहे थे एल। इतने में रेहान का कॉल आता है एल, जो वहां बेड पर ही पड़ा था एल। मीरा की नजर फोन में फ्लैश हो रहे नाम पर पड़ जाती है एल, उसे कंचन नाम देखकर ही गुस्सा आने लग जाता है एल। वो कॉल रिसीव कर स्पीकर पर कर रेहान को पकड़ा देती है। वैसे गुस्सा रेहान को भी कंचन पर बहुत आ रहा था एल, उसकी वजह से ही आज मीरा की ये हालत हुई थी एल। आज फिर उसकी बहन मरते मरते बची थी एल। वो ये सब सोच ही रहा था कि सामने से कंचन बोलती है एल, हेलो भाई आप कहाँ है, क्यों क्या हुआ एल। रेहान जवाब देता है, भाई आप मुझे कॉलेज लेने आ जाओगे क्या एल, आज ड्राइवर भी शायद ही आएगा एल, मेरी फ्रेंड्स भी आपसे मिलना चाहती है। मैं अभी अपने मीरू बच्चा के साथ हूँ एल, आज वो कॉलेज नहीं आए, उससे मेरे साथ रहना है एल, आइसक्रीम और मंचूरियन खाना है एल, फिर शॉपिंग पर भी जाना है एल, इसलिए तुम खुद से आने का इंतजाम कर लेना एल, और तुम्हारी वो फटीचर गंवार फ्रेंड से मिलने का मेरे पास टाइम नहीं है एल। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है एल। मीरा खुश हो अपने भाई का हाथ पकड़ लेती है एल, और कहती है एल भाई आज तो मुझे आइसक्रीम खिलाएंगे एल, शॉपिंग भी कराएंगे एल। उसकी बच्चों जैसी हरकतें देख रेहान खुश होता है। मीरा ऋषभ को देखकर कहती है एल, बहुत बहुत थैंक यू एल, आपने आज मेरी जान बचाई और मुझे जो भी समझाया वो मैं अब आगे नहीं भूलने वाली एल। फिर थोड़ा सा मायूस होकर कहती है एल, आज आपका बहुत सारा टाइम भी वेस्ट हो गया होगा मेरी वजह से। ऋषभ का पता नहीं उसका ये कहना अच्छा नहीं लगा एल, वो बोल पड़ता है एल, जो समय बीत गया हम उसके बारे में ना सोचे तो ज्यादा अच्छा एल, बेटे ये होगा कि आने काले समय को कैसे अच्छा करे एल, और आप आपका ध्यान रखे एल, अभी तक आपकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं है एल, तो रेस्ट करे और हेल्थी खाए एल, बाहर का खाना ठीक होने के बाद भी खा सकती है। रेहान वही खड़ा उनकी बातें सुन रहा था एल, साथ में खुश भी हो रहा था एल कि उसकी बहन को कोई इतने प्यार से समझा रहा है एल। ऋषभ और मीरा को ओ से बातें करते देख उसके मन में कुछ विचार आते हैं एल, जिसे सोच उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। हाँ हाँ बिल्कुल मैं घर पर रेस्ट करूंगी एल, और बाहर का आज नहीं खाऊंगी एल, मुझे भी समझ आता है कि मरो दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है एल। मीरा ये सारी बातें ऋषभ से ऐसे कह रही थी जैसे वो दोनों एक दूसरे से रोज
बात कार्य हो एल, कहीं ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये आज ही मिले हो एल। ऋषभ भी उसकी बात सुन स्माइल कर रहा था एल, जिसे देख रेहान सरप्राइज हो जाता है एल, क्योंकि बिजनेस वर्ल्ड में ऋषभ एक बेरहम खड़ूस और किसी के लिए कोई दया नहीं रखने वाले हैवान के रूप में फेमस था एल। कोई बुरी 2 मिनट से ज्यादा बात नहीं कर सकता था उससे एल, पर यहाँ तो ऋषभ मीरा से आराम से बातें कर रहा था एल, उसकी बातें सुन रहा था और मुस्कुरा भी रहा था। थोड़ी देर बाद ऋषभ रेहान से कहता है एल, मेरे असिस्टेंट ने सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करवा ली होगी एल, इन्हें सीधे घर ले जाए, ये रेस्ट कर सके एल, 2 दिन आराम करेगी तो जल्दी ठीक हो जाएगी एल, वैसे भी वीकेंड है, कॉलेज तो जाना नहीं होगा। ऋषभ की ये बात सुनते ही मीरा का मुंह उतर जाता है एल, वो रेहान से कहती है एल भाई, क्या कल हम नानू के यहाँ भी नहीं चलेंगे? रेहान पीएयू बहन को उदास देखते हुए कहता है एल, बच्चा आप आज रेस्ट कर लेना एल, कल हम चलेंगे एल, पर वहाँ आपको रेस्ट भी करनी है। ऋषभ को सब पता था कि उनके नानू का घर कहाँ है एल, पर अनजान बनते हुए कहता है एल, कल आप दोनों आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं क्या एल, पर अभी इनकी तबीयत इतनी भी सही नहीं हुई है कि ये ट्रैवल कर सके। 18 चाप वाली मीरा आग है। रेहान वही खड़ा उनकी बातें सुन रहा था एल, साथ में खुश भी हो रहा था एल कि उसकी बहन को कोई इतने प्यार से समझा रहा है एल। ऋषभ और मीरा को ओ से बातें करते देख उसके मन में कुछ विचार आते हैं एल, जिसे सोच उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं घर पर रेस्ट करूंगी एल, और बाहर का आज नहीं खाऊंगी एल, मुझे भी समझ आता है कि मरो दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है एल। मीरा ये सारी बातें ऋषभ से ऐसे कह रही थी जैसे वो दोनों एक दूसरे से रोज बात कार्य हो एल, कहीं ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये आज ही मिले हो एल। ऋषभ भी उसकी बात सुन स्माइल कर रहा था एल, जिसे देख रेहान सरप्राइज हो जाता है एल, क्योंकि बिजनेस वर्ल्ड में ऋषभ एक बेरहम खड़ूस और किसी के लिए कोई दया नहीं रखने वाले हैवान के रूप में फेमस था एल। कोई बुरी 2 मिनट से ज्यादा बात नहीं कर सकता था उससे एल, पर यहाँ तो ऋषभ मीरा से आराम से बातें कर रहा था एल, उसकी बातें सुन रहा था और मुस्कुरा भी रहा था। थोड़ी देर बाद ऋषभ रेहान से कहता है एल, मेरे असिस्टेंट ने सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करवा ली होगी एल, इन्हें सीधे घर ले जाए, ये रेस्ट कर सके एल, 2 दिन आराम करेगी तो जल्दी ठीक हो जाएगी एल, वैसे भी वीकेंड है, कॉलेज तो जाना नहीं होगा। ऋषभ की ये बात सुनते ही मीरा का मुंह उतर जाता है एल, वो रेहान से कहती है एल भाई, क्या कल हम नानू के यहाँ भी नहीं चलेंगे? रेहान पीएयू बहन को उदास देखते हुए कहता है एल, बच्चा आप आज रेस्ट कर लेना एल, कल हम चलेंगे एल, पर वहाँ आपको रेस्ट भी करनी है। ऋषभ को सब पता था कि उनके नानू का घर कहाँ है एल, पर अनजान बनते हुए कहता है एल, कल आप दोनों आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं क्या एल, पर अभी इनकी तबीयत इतनी भी सही नहीं हुई है कि ये ट्रैवल कर सके। अब आगे ऋषभ की बात सुन रेहान कहता है एल, नहीं मिस्टर कोठारी, हम आउट ऑफ सिटी नहीं बल्कि मीरा को हमारे नानू से मिलने ले जा रहा हूँ एल, जो यही इसी शहर में न्यू प्लाजा सोसाइटी में रहते हैं। ओके, उसी सोसाइटी से आगे ही मेरा मेंशन है एल, टाइम मिले तो आइएगा जरूर एल। ऋषभ ने मीरा को देखते हुए कहा एल, पता नहीं क्यों ऋषभ को मीरा का उससे दूर जाना अच्छा नहीं लग रहा था। रेहान ने यही कहा एल, हम जरूर आएंगे एल। जान तक ऋषभ का असिस्टेंट भी आ गया एल। रेहान और मीरा ऋषभ को बाय बोलकर चले गए एल। ऋषभ भी उसी वक्त निकल गया। कॉलेज में कंचन की फ्रेंड्स हैरानी और गुस्से से उसे देख रही थी एल। कंचन बस फोन को घूर रही थी एल, आज जो थोड़ी देर पहले लंबी 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 फेंक रही थी एल, उन सब पर रेहान की जाली कटी बातों ने पानी फेर दिया एल। कंचन को अंदर ही अंदर मीरा पर बहुत गुस्सा आ रहा था एल, आज उसकी फ्रेंड्स के सामने इंसल्ट और रेहान का लेने आने से माना करना एल, ये सब मीरा के कारण लगा रहा था। यार ट्यून तो कहा था एल, रेहान तेरी हर बात मानता है एल, उसने तो तेरी बात भी नहीं मानी और हमें फटीचर भी कह दिया एल। तुम तो प्राची को अपनी भाभी बनाने का बोल रही थी एल, सीमा कंचन को कहती है। प्राची कंचन का हाथ पकड़ते हुए कहती है एल, कंचन अगर तुम्हारी कोई क्लास है तो तुम अटेंड कर लो एल, हम तीनों अभी घर जा रहे हैं। उसकी तीनों फ्रेंड्स उसे बाय बोलकर चली जाती है। मुड़ा, आज तुम्हारी वजह से मेरी फ्रेंड्स के सामने मैं कुछ नहीं बोल पाया एल, लगता है तुम्हें सबक सीखना ही पड़ेगा एल, बहुत दिन हो गए हैं एल मोम की डांट खाए हुए एल, आज घर पर तो आओ तुम, फिर तुम्हारा मंचूरियन निकलती हूँ एल। ऐसा कह कंचन भी घर के लिए निकल कर जाती है। रेहान की कार में मीरा चुपचाप बैठी बाहर देख रही थी एल। रेहान उसे देखते हुए कहता है एल, मीरू बच्चा क्या सोच रहे हो आप एल, क्या अभी तक अपने भाई से नाराज हो? नहीं भाई, मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। अच्छा बच्चा एक बात बताओ एल, आप कैब से भी तो कॉलेज आ सकते थे एल, तो फिर पैदल क्यों चले इतना? भाई मैं जल्दी जल्दी में अपना वॉलेट जिसमें रुपए रखती हूँ एल, वो घर पर ही भूल गई थी एल। ऑनलाइन पेमेंट की एप्लीकेशन मेरे मोबाइल में है नहीं एल, तो फिर कॉलेज कैसे जाती एल, लास्ट ऑप्शन पैदल ही जाना था। रेहान को बहुत दुख हो रहा था एल, अब मीरा से ये सब सुनने के बाद ज्यादा गिल्ट फील हो रहा था एल। वो उसके सर पर हाथ फेरकर उसे प्यार से अपने सीने से लगा लेता है एल, बच्चा अपने भाई को लास्ट बार माफ कर दो एल, अगली बार ऐसा कुछ नहीं होगा एल, तुम जो चाहोगी वही तुम्हारा भाई करेगा एल। तुम्हें कंचन और मोम नहीं पसंद तो मैं भी उनसे कम बात करूंगा एल, अभी और आज से हर बात में मेरा मीरू बच्चा मेरी पहली और आखिरी प्रायोरिटी रहेगा।
मीरा भी खुशी से अपने भाई को पकड़ लेती है। उसे यही तो चाहिए था कि जैसे तैसे अपने भाई को उन लोगों से दूर करना। उसकी शुरुआत मीरा ने कर दी थी। अब धीरे धीरे जब रेहान को सच पता चलेगा तो वो खुद ही उन लोगों से अलग हो जाएगा। इधर कंचन केप करके गुस्से में घर आती है। आज उसकी इंसल्ट से उसका दिमाग खराब हो रखा था। वो बस अब अपनी माँ को भड़का कर मीरा को उसकी औकात दिखाना चाहती थी। जिसका उससे पूरा भरोसा था कि मीरा उसकी माँ के आगे कुछ नहीं बोल पाएगी। क्योंकि मीरा शीला से बहुत डरती थी। शीला कितने ही डांटती या मारती वो डर के कारण अपने भाई को भी कुछ नहीं बताती थी। कभी शीला मीरा को अगर रेहान के सामने भी डांट देती तो रेहान कुछ नहीं कहता था। रेहान शीला की बहुत रिस्पेक्ट करता था। और वो सोचता कि मोम मीरा को उसकी भलाई के लिए ही डांट रही है। भले ही बाद में वो मीरा को समझा देता था। मीरा भी सीधी सादी थी, कुछ नहीं कहती। पर ये पहले वाली मीरा थी। अब वाली मीरा आग है जो शीला, कुणाल और कंचन को जलाने आई है। कंचन गुस्से में ही अंदर आती है। जैसे उसकी नज़र लिविंग रूम में बैठे कुछ लोगों पर जाती है। वो अपना गुस्सा भूल खुशी खुशी लिविंग रूम में चली जाती है। ऐसे कौन लोग बैठे थे लिविंग रूम में जिन्हें देख कंचन अपना गुस्सा भी भूल जाती है। 19 मैं हूँ बच्चा तुम्हारे साथ। रेहान को बहुत दुख हो रहा था। अब मीरा से ये सब सुनने के बाद ज्यादा गिल्ट फील हो रहा था। वो उसके सर पर हाथ फेरकर उसे प्यार से अपने सीने से लगा लेता है। बच्चा, अपने भाई को लास्ट बार माफ कर दो। अगली बार ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम जो चाहोगी वही तुम्हारा भाई करेगा। तुम्हें कंचन और मोम नहीं पसंद तो मैं भी उनसे कम बात करूंगा। अभी और आज से हर बात में मेरा मीरू बच्चा मेरी पहली और आखिरी प्रायोरिटी रहेगा। मीरा भी खुशी से अपने भाई को पकड़ लेती है। उसे यही तो चाहिए था कि जैसे तैसे अपने भाई को उन लोगों से दूर करना। उसकी शुरुआत मीरा ने कर दी थी। अब धीरे धीरे जब रेहान को सच पता चलेगा तो वो खुद ही उन लोगों से अलग हो जाएगा। इधर कंचन केप करके गुस्से में घर आती है। आज उसकी इंसल्ट से उसका दिमाग खराब हो रखा था। वो बस अब अपनी माँ को भड़का कर मीरा को उसकी औकात दिखाना चाहती थी। जिसका उसे पूरा भरोसा था कि मीरा उसकी माँ के आगे कुछ नहीं बोल पाएगी। क्योंकि मीरा शीला से बहुत डरती थी। शीला कितने ही डांटती या मारती वो डर के कारण अपने भाई को भी कुछ नहीं बताती थी। कभी शीला मीरा को अगर रेहान के सामने भी डांट देती तो रेहान कुछ नहीं कहता था। रेहान शीला की बहुत रिस्पेक्ट करता था। और वो सोचता कि मोम मीरा को उसकी भलाई के लिए ही डांट रही है। भले ही बाद में वो मीरा को समझा देता था। मीरा भी सीधी सादी थी, कुछ नहीं कहती। पर ये पहले वाली मीरा थी। अब वाली मीरा आग है जो शीला, कुणाल और कंचन को जलाने आई है। कंचन गुस्से में ही अंदर आती है। जैसे उसकी नज़र लिविंग रूम में बैठे कुछ लोगों पर जाती है। वो अपना गुस्सा भूल खुशी खुशी लिविंग रूम में चली जाती है। अब आगे कंचन लिविंग रूम में जाकर जो अंदर बैठे थे उनमें से बड़ों के पैर छूती है। फिर प्यार से उस लेडी के गले लगती हुई कहती है, नानी इस बार आप सब आए हैं, कुछ स्पेशल है क्या? शीला कहती है, हाँ बेटा, इस बार तुम्हारे नाना नानी मामा मामी और बच्चे चाहते हैं कि तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेशन की ग्रैंड पार्टी हो। इसीलिए सब पहले ही आ गए हैं तैयारी करने। मोम, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। कंचन शीला को कहती हुई अपने रूम में चली गई। अब जान लेते हैं शीला के मायके वालों यानी कंचन के ननिहाल वालों के बारे में। नाना मनोहर प्रसाद, नानी मीना प्रसाद, मामा गगन प्रसाद, मामी गीता प्रसाद, बेटा नीरज प्रसाद, उम्र 25 वर्ष, कंपनी में जॉब, बेटी मिताशा प्रसाद, उम्र 23 वर्ष, MBA फाइनल ईयर। ये सभी लखनऊ में रहते हैं। यहाँ आने का नाम तो कंचन की बर्थडे पार्टी को दिया गया है। असल में काम कोई दूसरा पूरा करने आए हैं। गीता कहती है, शीला से दी वो मीरा नजर नहीं आ रही है। ना ही उसका भाई रेहान। दोनों बाहर गए हैं क्या? सुबह दोनों रेहान के साथ कॉलेज गई थी। पर अभी केवल कंचन आई है। अभी कंचन फ्रेश होकर आ जाए फिर उससे पूछती हूँ उस महारानी के बारे में। शीला अपनी भाभी गीता को कहती है। तब तक कंचन भी फ्रेश होकर सबके बीच आ जाती है। कंचन, बेटा मीरा कहाँ है? वो तुम्हारे साथ ही तो गई थी। शीला ने कंचन से पूछा। मीरा का नाम सुनते ही कंचन का तो खून खौल उठा। उसे कॉलेज वाली घटना याद आ गई। उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसे मीरा पर गुस्सा इतना आ रहा था। और उसी गुस्से में उसने सुबह वाली बात सभी को बता दी। और तो और मोम भाई उसको मनाने के लिए घुमाने ले गए हैं मॉल और रेस्टोरेंट। महारानी साहिबा अभी रेहान भाई के साथ ही है। और पता नहीं वो उसे कहाँ कहाँ घुमा रहे हैं। इतना सुनते ही शीला का पारा चढ़ गया। वो गुस्से में बोली, आने दो साली को, आज अच्छा सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम शीला नहीं। दो कौड़ी की लड़की और नखरे महारानियों वाले आने दो, बस उसे रेहान भी कुछ नहीं कर पाएगा। वो तो वैसे भी पागल है। वो तो बस यही सोचता है मैं मीरा को सुधारने के लिए कुछ कहती हूँ। बेवकूफ को पता नहीं मैं उससे कितनी नफरत करती हूँ।
इधर रेहान और मीरा घर में एंटर हुए ही थे। एल वो कुछ बोलते उससे पहले उन दोनों ने कंचन और शीला द्वारा कही गई सारी बातें सुन ली। एल रेहान को बहुत गुस्सा आता है खुद पर कि वो इतना कितना बेवकूफ था जो उन लोगों पर विश्वास किया जो उसकी बहन को टॉर्चर कर रहे थे। एल रेहान मन ही मन कहता है, एल अब नए रेहान से मिलोगे मिसेज शीला। एल मैंने तुमको माँ का दर्जा दिया पर मैं गलत था। एल मेरी माँ की जगह कोई नहीं ले सकता है। मीरा को तो पहले ही पता था एल कि ये लोग कैसे हैं। एल बस रेहान ही नहीं जानता था। एल जो आज जान गया। एल वो डरी हुई अपने भाई को देखती है। एल तो रेहान उसे प्यार से सर को सहलाते हुए कहता है, एल मैं हूँ बच्चा तुम्हारे साथ। एल किसी से डरने की जरूरत नहीं है। 20 सौतेली बहन है। तब तक कंचन भी फ्रेश होकर सबके बीच आ जाती है। कंचन बेटा मीरा कहाँ है? एल वो तुम्हारे साथ ही तो गई थी। एल शीला ने कंचन से पूछा। मीरा का नाम सुनते ही कंचन का तो खून खौल उठा। एल उसे कॉलेज वाली घटना याद आ गई। एल उसके चेहरे के भाव बदल गए। एल उसे मीरा पर गुस्सा इतना आ रहा था। एल और उसी गुस्से में उसने सुबह वाली बात सभी को बता दी। और तो और मोम भाई उसको मनाने के लिए घुमाने ले गए हैं। एल मॉल और रेस्टोरेंट। एल महारानी साहिबा अभी रेहान भाई के साथ ही है। एल और पता नहीं वो उसे कहाँ कहाँ घुमा रहे हैं। इतना सुनते ही शीला का पारा चढ़ गया। एल वो गुस्से में बोली, आने दो साली को, आज अच्छा सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम शीला नहीं। एल दो कौड़ी की लड़की और नखरे महारानियों वाले। एल आने दो बस उसे। एल रेहान भी कुछ नहीं कर पाएगा। एल वो तो वैसे भी पागल है। एल वो तो बस यही सोचता है मैं मीरा को सुधारने के लिए कुछ कहती हूँ। एल बेवकूफ को पता नहीं मैं उससे कितनी नफरत करती हूँ। इधर रेहान और मीरा घर में एंटर हुए ही थे। एल वो कुछ बोलते उससे पहले उन दोनों ने कंचन और शीला द्वारा कही गई सारी बातें सुन ली। एल रेहान को बहुत गुस्सा आता है खुद पर कि वो इतना कितना बेवकूफ था जो उन लोगों पर विश्वास किया जो उसकी बहन को टॉर्चर कर रहे थे। एल रेहान मन ही मन कहता है, एल अब नए रेहान से मिलोगे मिसेज शीला। एल मैंने तुमको माँ का दर्जा दिया पर मैं गलत था। एल मेरी माँ की जगह कोई नहीं ले सकता है। मीरा को तो पहले ही पता था एल कि ये लोग कैसे हैं। एल बस रेहान ही नहीं जानता था। एल जो आज जान गया। एल वो डरी हुई अपने भाई को देखती है। एल तो रेहान उसे प्यार से सर को सहलाते हुए कहता है, एल मैं हूँ बच्चा तुम्हारे साथ। एल किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अब आगे रेहान मीरा का हाथ पकड़ उसे चुपचाप बाहर गार्डन में ले जाता है। एल जहाँ कोई नहीं था। एल वो मीरा से कहता है, एल मीरू बच्चा अभी हम अंदर जाएंगे। एल मुझे लगता है बाहर से कोई आए हुए है। एल अगर शीला आंटी कुछ कहे तो डरना मत। एल जवाब दे देना। एल मैं तुम्हारे साथ हूँ। एल और अब से हम दोनों एक दूसरे के सामने उन्हें आंटी ही कहेंगे। एल बाकी के सामने मोम कह देना। एल मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि दोनों माँ बेटी तुम्हें इतना टॉर्चर करती थी। एल पर तुमने मुझे कभी कुछ बताया क्यों नहीं? भाई उन्होंने बोल रखा था एल अगर मैंने आपको कुछ कहा तो पहली बात आप मेरा विश्वास नहीं करेंगे। एल मोम को ही सही बताओगे। एल दूसरा अगर आपको कुछ भी बता दिया तो आओ मुझे और मारेगी। रेहान मीरा को अपने गले लगा लेता है। एल प्यार से उसका सर सहलाते हाय कहता है, एल सॉरी बच्चा। एल आगे से ध्यान रखूंगा। दोनों अंदर जाते हैं। एल उन दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे थे एल जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एल शीला तो मीरा को देखते ही भड़क गई। एल और जिसे में सभी के संबे डांटते हुए बोली, एल ये तमीज सिखाई है मैंने तुम्हें कि अपनी ही बहन से झगड़ा करो। एल सुबह सुबह इतने ड्रामा करो। एल इतनी बड़ी हो गई हो थोड़ी भी अक्ल नहीं है। एल अब आगे से रेहान जब भी तुम दोनों को कॉलेज छिड़ने जाएगा। एल कंचन आगे बैठेगी और तुम पीछे। एल आज शाम का तुम्हारा डिनर बंद है। एल यही तुम्हारी पनिशमेंट है। रेहान जैसे ही ये सुनता है, एल क्यों डिनर नहीं करेगी वो? एल और क्यों पीस बैठेगी? एल वो मेरी सगी बहन है। एल कंचन सौतेली है। एल मेरी मोम ने मुझे मीरा की जिम्मेदारी दी थी। एल आपको नहीं। एल और आज तो आपने इस तरह से सब सामने डांट दिया। एल आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। एल और कोई डिनर बंद नहीं होगा उसका। मेरी लाडली बहन है। एल बच्चे जैसे रखा है। एल कभी उसे डांटा नहीं। एल और आपने बाहर वाली के सामने इतनी बुरी तरीके से उसे डांटा। एल गलती कंचन की भी थी। एल वो भी जिद नहीं करती आगे बैठने की। एल और कंचन आगे से कॉलेज जाना हो तो खुद से चले जाना। एल मैं सिर्फ मेरी सगी बहन मीरा को ही ले जाऊंगा। शीला कहती है, ये क्या तरीका है एल रेहान बात करने का? एल और ये बाहर वाले नहीं एल नाना नानी है। ये आपके पीहर वाले हैं एल यानी कंचन के नाना नानी। एल मेरे मीरा के नहीं। एल हमारा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। एल रेहान उन आए हुए लोगों की तरफ देखकर बोलता है। रेहान इतना बोल मीरा को हाथ पकड़ वहां से ले जाता है। शीला के फेस पर 12 बज रहे थे। एल उसे विश्वास नहीं हो रहा था एल की रेहान ने उससे ऐसे बात की है। एल कंचन का अलग ही सीन चल रहा था। एल को तो रोकर अपनी माँ से यही बोले जा रही थी एल की मोम भाई ने मुझे सौतेली बोला है। 21 वो उससे बहुत प्रेम करेंगे। मैंने तुम्हें कि अपनी ही बहन से झगड़ा करो। एल सुबह सुबह इतने ड्रामा करो। एल इतनी बड़ी हो गई हो थोड़ी भी अक्ल नहीं है। एल अब आगे से रेहान जब भी तुम दोनों को कॉलेज छिड़ने जाएगा। एल कंचन आगे बैठेगी और तुम पीछे। एल आज शाम का तुम्हारा डिनर बंद है। एल यही तुम्हारी पनिशमेंट है।
रेहान जैसे ही ये सुनता है एल क्यों डिनर नहीं करेगी वो, एल और क्यों पीस बैठेगी, एल वो मेरी सगी बहन है, एल कंचन सौतेली है, एल मेरी मोम ने मुझे मीरा की जिम्मेदारी दी थी, एल आपको नहीं, एल और आज तो आपने इस तरह से सब सामने डांट दिया, एल आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, एल और कोई डिनर बंद नहीं होगा उसका। मेरी लाडली बहन है, एल बच्चे जैसे रखा है, एल कभी उसे डांटा नहीं, एल और आपने बाहर वाली के सामने इतनी बुरी तरीके से उसे डांटा, एल गलती कंचन की भी थी, एल वो भी जिद नहीं करती आगे बैठने की, एल और कंचन आगे से कॉलेज जाना हो तो खुद से चले जाना, एल मैं सिर्फ मेरी सगी बहन मीरा को ही ले जाऊंगा। शीला कहती है ये क्या तरीका है एल रेहान बात करने का, एल और ये बाहर वाले नहीं एल नाना नानी है, ये आपके पीहर वाले हैं एल यानी कंचन के नाना नानी, एल मेरे तामीरा के नहीं, एल हमारा इनसे कोई रिश्ता नहीं है, एल रेहान उन आए हुए लोगों की तरफ देखकर बोलता है। रेहान इतना बोल मीरा को हाथ पकड़ वहां से ले जाता है। शीला के फेस पर 12 बज रहे थे, एल उसे विश्वास नहीं हो रहा था एल की रेहान ने उससे ऐसे बात की है, एल कंचन का अलग ही सीन चल रहा था, एल को तो रोकर अपनी माँ से यही बोले जा रही थी, एल की मोम भाई ने मुझे सौतेली बोला है। अब आगे कोठारी मेंशन ऋषभ का घर। ऋषभ के दादाजी केशव जी, दादी किरण जी बैठे हुए थे, एल वो पंडित जी को ऋषभ की जन्म कुंडली देते हुए कहते हैं। पंडित जी देखकर बताए हमारे पोते का शादी का योग जब तक बन रहा है। इतने ने ऋषभ के मम्मी पापा मनोज जी और मानवी आते हैं, एल उनके पीछे चाचा चची मनन और मानसी भी आ जाते हैं, एल सभी वहीं बैठ जाते हैं। मानवी जी कहती है पंडित ये भी बताना कि लड़की आमिर घर की हो, एल मिडिल क्लास नहीं है। मानवी जी की इस बात का मानसी और मनन को बहुत बुरा लगा, एल लेकिन वे चुप रहे। पंडित जी ऋषभ की कुंडली देखकर कहते हैं एल कन्या का आगमन इनके जीवन में हो चुका है, एल वो बहुत ही किस्मत वाली और सौभाग्यशाली है, एल उसके कदम रैंक को भी राजा बना दे, एल ऐसे है। पंडित जिन जो भी कन्या हो एल पर उसकी कुंडली तो आपके पास है ही नहीं, एल फिर आप कन्या के बारे में इतनी बात कैसे कर सकते हैं, एल मनोज जी पंडित जी से कहते हैं। यजमान ये सब बातें हम इस कुंडली को देखकर ही बता रहे हैं, एल और हम ये तक बता सकते हैं एल कि ये अपनी पत्नी यानी उस कन्या को बहुत ज्यादा प्रेम करेंगे, एल जैसा आज तक किसी ने किसी से ना किया हो, एल इनके ग्रह बता रहे हैं, एल को कन्या भी कम कुशल नहीं होगी, एल रूपमती गुणवान सौभाग्यशाली होगी, एल दोनों बने ही एक दूजे के लिए है, एल वो इस संसार में इसके लिए ही आए हैं। पंडित जी से इतनी बातें सुनकर केशव जी और किरण जी तो खुश ही गए, एल किरण जी खुशी खुशी बोली एल अरे पंडित जी इतना सब बता दिया, एल अब ये भी तो बताए कि हमारे ऋषभ की शादी का योग कब है। पंडित जी कुंडली देखकर कुछ गणना कर कहते हैं एल यजमान इनकी शादी का योग अगले 7 दिन से लेकर अगले 3 महीने तक है, एल इस समय के बीच कभी भी इनकी शादी ही सकती है। बस इनकी कुंडली में एक ही परेशानी है। परेशानी वर्ड सुनते ही सबके चेहरे उतर जाते हैं, एल किरण जी कहती है एल पंडित जी अभी तक आपने इतनी अच्छी बातें बताई और अब अचानक ये परेशानी वाली बात सुनकर हमारा तो दिल अभी से घबराने लग गया है, एल ऐसी क्या परेशानी वाली बात है। माजी परेशानी आपके पोते के लिए नहीं बल्कि उनकी पत्नी के लिए होगी, एल वो आपके पोते के लिए एक तरह का रक्षा कवच है, एल लेकिन इससे उनके जीवन पर संकट आ सकता है, एल पूरा 100% तो नहीं कह सकता हूँ, एल पर 90% पक्का है, एल क्योंकि जैसे आपके पोते जे दुश्मनों की कमी नहीं है, एल वैसे ही उस कन्या के भी दुश्मनों की कमी नहीं है, एल आप मेरी बात समझ रही होगी, एल आगे भगवान है, एल उन्होंने सब पहले ही निर्धारित कर रखा है, एल बस उन पर विश्वास रखिए सब अच्छा होगा। अरे पंडित जी ने तो बताए एल वो कन्या गरीब घर से होगी या आमिर घर से, एल मानवी जी पूछती है। पंडित जी कहते हैं एल इतना तो हम नहीं बता सकते हैं, एल बाकी जब वो बहुत ही भाग्यशाली होगी आप सभी के लिए, एल देख जाए तो आपके लिए साक्षात लक्ष्मी होगी, एल और उस कन्या ने आपके पोते जिंदगी में प्रवेश कर लिया है, एल आने वाले समय में वो उनको पाने के लिए किसी भी हद को पार कर सकते हैं। कौन है वो कन्या, एल क्या होगा आगे, ये सब पता चलेगा अगले एपिसोड में। 22 बहुत रख लिया इन माँ बेटी का। यजमान इनकी शादी का योग अगले 7 दिन से लेकर अगले 3 महीने तक है, एल इस समय के बीच कभी भी इनकी शादी ही सकती है। बस इनकी कुंडली में एक ही परेशानी है। परेशानी वर्ड सुनते ही सबके चेहरे उतर जाते हैं, एल किरण जी कहती है एल पंडित जी अभी तक आपने इतनी अच्छी बातें बताई और अब अचानक ये परेशानी वाली बात सुनकर हमारा तो दिल अभी से घबराने लग गया है, एल ऐसी क्या परेशानी वाली बात है। माजी परेशानी आपके पोते के लिए नहीं बल्कि उनकी पत्नी के लिए होगी, एल वो आपके पोते के लिए एक तरह का रक्षा कवच है, एल लेकिन इससे उनके जीवन पर संकट आ सकता है, एल पूरा 100% तो नहीं कह सकता हूँ, एल पर 90% पक्का है, एल क्योंकि जैसे आपके पोते जे दुश्मनों की कमी नहीं है, एल वैसे ही उस कन्या के भी दुश्मनों की कमी नहीं है, एल आप मेरी बात समझ रही होगी, एल आगे भगवान है, एल उन्होंने सब पहले ही निर्धारित कर रखा है, एल बस उन पर विश्वास रखिए सब अच्छा होगा। अरे पंडित जी ने तो बताए एल वो कन्या गरीब घर से होगी या आमिर घर से, एल मानवी जी पूछती है।
पंडित जी कहते हैं एल इतना तो हम नहीं बता सकते हैं एल, बाकी जब वो बहुत ही भाग्यशाली होगी आप सभी के लिए एल देख जाए तो आपके लिए साक्षात लक्ष्मी होगी एल, और उस कन्या ने आपके पोते जिंदगी में प्रवेश कर लिया है एल, आने वाले समय में वो उनको पाने के लिए किसी भी हद को पार कर सकते हैं। अब आगे रेहान मीरा को लेकर अपने रूम के चला जाता है एल, वो कहता है एल बच्चा पहले जाकर फ्रेश हो जाओ एल, फिर मेरे पास आना, मुझे कुछ बात करनी है एल। मीरा बोलकर अपने रूम में चली जाती है। लिविंग रूम में गीता कंचन से कहती है एल जी आपने बहुत छूट दे रखी है उन दोनों को एल, तभी सबके सामने आपको ऐसे बोलकर गए एल, और हमसे किसी से नमस्ते या मम्मी जी पापा जी के पैर छूना ऐसा कुछ नहीं किया। रहने दो गीता, कुणाल का वेट कर रही हूं एल, वही आकर इनको सीधा करेंगे। फिर वो सब कल के लिए प्लान बनाने लगे कि कहाँ कहाँ जाना है एल। कंचन कहती है एल मोम आप पापा से कहना कि नीरज भाई और मिताशा को घूमना है तो वो उनके साथ जाए एल, ताकि वो कल मीरा को अपने साथ नुई ले जा पाएंगे एल, और सभी के सामने आपको तो बोल दिया पर डैड को मना नहीं कर पाएंगे। शीला और गीता को भी कंचन की बात सही लगती है। कंचन की नानी मीना प्रसाद कहती है एल शीला बेटा इन दोनों का जो भी करना हो जल्दी करो एल, कहीं इन्हें सच पता चल गया तो तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। शीला इधर उधर देखते हुए कहती है एल अरे माँ थोड़ा धीरे बोलो एल, दीवारों के भी कान होते हैं एल, आज ये जब आएंगे तो मैं उनसे इस बारे में बात कर लूंगी। कोठारी मेंशन से पंडित जी जा चुके थे एल, सभी अभी लिविंग रूम में बैठे शाम की चाय पी रहे थे एल। आज किरण जी ने अपने दोनों बीतों को उनके ऑफिस से जल्दी घर बुला लिया था एल, बेटे बहुत आज्ञाकारी थे एल, के ये भी नहीं पूछते कि क्यों आना है एल, बस उनकी माँ या डैड जो कहते वो काम बिना कुछ कहे कर देते एल। बस एक बार मनन जी ने कहना नहीं माना और वो था शादी का, जो अपनी मर्जी से की एल, जिसके बारे में ताने वो और उनकी पत्नी अभी तक सुन रहे हैं। मानवी जी किरण जी से कहती है एल माँ आप इतने टेंशन क्यों कर रहे हो एल, हमारे ऋषभ के लिए तुम पंडित जी ने सब अच्छा ही कहा। किरण जी मानवी जी को देखते हुए कहती है एल किरण ऋषभ के लिए तो अच्छा कहा, पर उसकी पत्नी पर जो संकट है एल उसे बारे में सोचकर हमारा दिमाग खराब हो रहा है। माँ हमें तो हमारे ऋषभ की चिंता थी एल, लेकिन सब सही तो कोई टेंशन की बात नहीं है एल, और रही बात उसकी पत्नी के बारे में तो तब की तब देखेंगे एल, अभी से इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है एल, हमें तो बस हमारे बेटे के बारे में सोचना है एल, मानवी जी ने बड़ी बेपरवाही से कहा। सभी मानवी जी का फेस देखने लग गए एल, ये सबको पाठ था कि वो घमंडी है एल, उसे अपने पीहर के अमीर होने का बहुत घमंड है एल, लेकिन उनकी बेपरवाही आज पाठ चली एल, किसी ने कुछ नहीं कहा एल, सब अपनी चाय पीने लगे। इधर रेहान ने मीरा से थोड़ी देर कुछ जरूरी बातें की एल, फिर मीरा अपने रूम में अपनी स्टडी करने चली गई। लेकिन आज रेहान का दिमाग शांत नहीं था एल, उसे आज बहुत भारी धक्का लगा था एल, उसकी बहन उसके होते इस घर में इतना टॉर्चर होती थी एल, तभी उसको पैनिक अटैक्स आते हैं एल। ओहो मेरी माँ आज जहाँ भी होगी क्या सोच रही होगी मेरे बारे में कि कैसा भाई हूँ जो अपनी इकलौती बहन का भी ख्याल नहीं रख सका एल, पर अब नहीं बहुत रख लिया इन माँ बेटी का एल। मैं तो सोचता था कि ये मेरी मीरू का भी कंचन की तरह ख्याल रखती है एल, लेकिन मैं गलत था एल, अब देखता हूँ कैसे आती है ये दोनों मेरी मीरू की खुशियों के बीच में। 23 किसी की हिम्मत नहीं। मानवी जी किरण जी से कहती है एल माँ आप इतने टेंशन क्यों कर रहे हो एल, हमारे ऋषभ के लिए तुम पंडित जी ने सब अच्छा ही कहा। किरण जी मानवी जी को देखते हुए कहती है एल किरण ऋषभ के लिए तो अच्छा कहा, पर उसकी पत्नी पर जो संकट है एल उसे बारे में सोचकर हमारा दिमाग खराब हो रहा है। माँ हमें तो हमारे ऋषभ की चिंता थी एल, लेकिन सब सही तो कोई टेंशन की बात नहीं है एल, और रही बात उसकी पत्नी के बारे में तो तब की तब देखेंगे एल, अभी से इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है एल, हमें तो बस हमारे बेटे के बारे में सोचना है एल, मानवी जी ने बड़ी बेपरवाही से कहा। सभी मानवी जी का फेस देखने लग गए एल, ये सबको पाठ था कि वो घमंडी है एल, उसे अपने पीहर के अमीर होने का बहुत घमंड है एल, लेकिन उनकी बेपरवाही आज पाठ चली एल, किसी ने कुछ नहीं कहा एल, सब अपनी चाय पीने लगे। इधर रेहान ने मीरा से थोड़ी देर कुछ जरूरी बातें की एल, फिर मीरा अपने रूम में अपनी स्टडी करने चली गई। लेकिन आज रेहान का दिमाग शांत नहीं था एल, उसे आज बहुत भारी धक्का लगा था एल, उसकी बहन उसके होते इस घर में इतना टॉर्चर होती थी एल, तभी उसको पैनिक अटैक्स आते हैं एल। ओहो मेरी माँ आज जहाँ भी होगी क्या सोच रही होगी मेरे बारे में कि कैसा भाई हूँ जो अपनी इकलौती बहन का भी ख्याल नहीं रख सका एल, पर अब नहीं बहुत रख लिया इन माँ बेटी का एल। मैं तो सोचता था कि ये मेरी मीरू का भी कंचन की तरह ख्याल रखती है एल, लेकिन मैं गलत था एल, अब देखता हूँ कैसे आती है ये दोनों मेरी मीरू की खुशियों के बीच में। अब आगे ऋषभ हॉस्पिटल से निकलकर सीधा अपनी कंपनी चला गया था एल, आज आधा दिन का काम उसका पेंडिंग रह गया था एल, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ रहा कि किसी गैर इंसान के लिए उसने अपना काम छोड़ा हो एल, पर पता नहीं क्यों वो मीरा को अकेले छोड़ना नहीं चाहता था एल। रेहान के आने के बाद मीरा अपने घर को जा रही थी, तब भी उसे मीरा का अपने से दूर जाना अच्छा नहीं लगा था एल, वो इस फीलिंग को समझ नहीं पा रहा था एल, पर मीरा से उसे अलग ही अटैचमेंट फील हो रहा था एल। वो ऑफिस में बैठा अपने हाथों को ही देख रहा था एल, इन्हीं हाथों में उसने मीरा को उठाया था।
वैसे ऋषभ खुद दिखने में किसी हीरो से कम नहीं था एल, बल्कि ज्यादा ही था एल। गोरा रंग, काली गहरी आंखें, 6.5 फुट हाइट, मास्क्यूलर फिट बॉडी एल। ऋषभ को रह रहकर मीरा का ही ध्यान आ रहा था एल। आज शायद उसका ऑफिस में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था एल। उसकी सेक्रेटरी माया कभी से नॉक कर रही थी एल, पर उसे तो नॉक की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। माया फ्रस्ट्रेट होकर डोर ओपन कर केबिन के अंदर आ जाती है एल। जैसे ऋषभ का ध्यान उसके आने से टूटता है एल, वो गुस्सा कर कहता है एल, यू हैव नो मैनर। माया, व्हाट सर, हाउ कैन यू कम इनसाइड विदाउट नॉकिंग द डोर? तुम बिना दूर नॉक किए अंदर कैसे आए एल? ऋषभ गुस्से से माया से पूछता है। सॉरी सर, बट मैंने कई बार दरवाजा नॉक किया था एल, लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया तो मुझे अंदर आना पड़ा एल। माया डरते डरते कहती है एल। वैसे माया दिल ही दिल में ऋषभ को पसंद करती है एल। ये ऋषभ की मोम की फ्रेंड की बेटी है एल। इसने ऋषभ को एक पार्टी ने देखा था एल, तभी ऋषभ को पाने की चाहत हो गई एल। अपनी मोम को जब ये बात बताई एल, तब उसकी मोम ने ऋषभ के ऑफिस में काम करना सजेस्ट किया एल। इस काम में वो मानवी जी की हेल्प ले लेगी एल, और हुआ भी यही, मानवी जी ने ऋषभ को इसके लिए मना लिया एल। तब से माया ऋषभ की सेक्रेटरी बन गई एल। बट जब ऋषभ को कहीं ऑफिस के बाहर मीटिंग अटेंड करनी होती है तो वो अपने असिस्टेंट रवि को साथ ले जाता है एल, माया को नहीं ले जाता है। ऋषभ पूछता है ऐसा क्या काम हो गया? माया कहती है एल, सर्कल 700 वाली जमीन की पेशी है एल। लॉयर का कॉल आया था एल, उन्होंने फाइल भेजी है उसी केस से रिलेटेड एल, आप एक बार देख ले। आज ऋषभ का वैसे भी मन ऑफिस जे काम में नहीं लग रहा था एल, लेकिन उस फाइल को पढ़ना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था एल। ये उसी जमीन का केस था एल, जो उसके दादाजी जे टाइम से चल रहा था एल। राइवल पार्टी भी उस जमीन पर अपना हक जाता रही थी एल, और ऋषभ के फैमिली भी है। रियल में जमीन ऋषभ के परिवार की ही थी एल, जो बहुत ज्यादा स्क्वायर फीट में थी एल। ये जमीन ऋषभ के दादाजी मिस्टर केशव कोठारी के दादाजी को यहाँ के राव साहब ने उपहार में दी थी। इस फैमिली के पास इससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे एल, लेकिन उस जमीन पर नजर उस समय राव साहब के मंत्री की भी थी एल। उसने धोखे से वैसे ही दस्तावेज बनवा लिए एल। उस समय तो उसने कुछ नहीं कहा, पर राव साहब के मारने के बाद अपने पोते को वो जाली दस्तावेज देकर कोठारी फैमिली के खिलाफ कोर्ट में जमीन के मालिकाना हक से संबंधित केस कर दिया एल। तब से ये केस चलता आ रहा है। ऋषभ बहुत ध्यान से फाइल पढ़ रहा था एल। वो अपनी सेक्रेटरी को लॉयर को बुलाने को कहता है। तब तक ऋषभ उस फाइल के कुछ पॉइंट्स नोट करता है एल। वो फोन पर भी लॉयर से बात कर सकता था एल, लेकिन ये बात बहुत कॉन्फिडेंशियल थी तो वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था एल। लॉयर ऋषभ का ही दोस्त राज खुराना था एल, जो अपने पापा के फर्म को संभालता था एल। उनकी फर्म पूरे इंडिया की द बेस्ट एफ थी एल। पहले ये केस राज के पापा देखते थे एल, अब राज इस केस को हैंडल कर रहा था। कुछ देर में लॉयर आ जाता है एल। क्या यार, तू फोन पर भी तो बात कर सकता था एल, इतनी जल्दी में बुलाया एल? ऐसा क्या हो गया एल? क्या कोई लड़की पसंद आ गई क्या एल? नहीं नहीं, ये बात नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा दोस्त बिजनेस टाइकून दी ऋषभ कोठारी को लड़कियों से सीरियस एलर्जी है। राज ने जैसे ही ये बोला कि क्या कोई लड़की पसंद आ गई क्या एल, ये सुनते ही ऋषभ के आंखों में मीरा का चेहरा नजर आने लगा एल। उसने इस ख्याल को झटका और राज से कहने लगा कि कुछ बातें आमने सामने बैठकर करना उचित होता है, फोन पर करने से एल, और फालतू बातें करना छोड़ और इधर बैठ एल, कुछ जरूरी बातें करनी है कल के केस से रिलेटेड। राज ने जैसे ही ऋषभ से सुना कल के केस के बारे में तो जल्दी से चेयर पर बैठ गया एल। दोनों ने थोड़ी देर तक कुछ बातों पर सीरियस डिस्कशन किया एल। राज अपने ऑफिस चल गया। इधर मीरा ने अपनी स्टडीज कर ली थी एल। अब उसे भूख लग रही थी एल। घड़ी में टाइम देखा तो डिनर टाइम हो गया था एल, पर उसे शीला की बात याद आई कि आज उसका पनिशमेंट में उसका डिनर बंद है एल। वो चुपचाप बेड पर बैठ जाती है एल। वो बैठे बैठे सोचती है आज अगर मेरी मोम होती तो वो कभी ऐसा पनिशमेंट नहीं देती कि जिसके कारण उनकी बेटी बिना खाना खाए सोए एल। कोई भी माँ अपने बच्चों को भूखा नहीं रखती, चाहे उसको भूखा सोना पड़े एल। ये सोचते सोचते कब उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों को भिगोने लगे उसे पता ही नहीं चला। रेहान मीरा को डिनर के लिए बुलाने आता है एल, तो देखता है वो बैठी बैठी रो रही है एल। वो जल्दी से उसके पास जाता है एल, उसके आंसुओं को पहुंच कहता है क्या बात है बच्चा, रो क्यों रहे हो एल? चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ एल, डिनर टाइम हो गया है। पर भाई आज के पनिशमेंट में मेरा डिनर बंद है, किसी हिम्मत नहीं जो मेरी बहन को पनिशमेंट दे एल। जाओ तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ एल, हम नीचे चलते हैं एल। तुम्हें भूख नहीं लग रही क्या एल? रेहान ने मीरा से पूछा। नूई भाई बहुत तेज भूख लग रही है एल, मैं 5 मिनट में आती हूँ एल। ऐसा कहकर मीरा बाथरूम में चली गई। 24 तुम्हारा गाइड नहीं हूँ। इधर मीरा ने अपनी स्टडीज कर ली थी एल। अब उसे भूख लग रही थी एल। घड़ी में टाइम देखा तो डिनर टाइम हो गया था एल, पर उसे शीला की बात याद आई कि आज उसका पनिशमेंट में उसका डिनर बंद है एल। वो चुपचाप बेड पर बैठ जाती है एल। वो बैठे बैठे सोचती है आज अगर मेरी मोम होती तो वो कभी ऐसा पनिशमेंट नहीं देती कि जिसके कारण उनकी बेटी बिना खाना खाए सोए एल। कोई भी माँ अपने बच्चों को भूखा नहीं रखती, चाहे उसको भूखा सोना पड़े एल। ये सोचते सोचते कब उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों को भिगोने लगे उसे पता ही नहीं चला।
रेहान मीरा को डिनर के लिए बुलाने आता है। एल तो देखता है वो बैठी बैठी रो रही है। एल वो जल्दी से उसके पास जाता है। एल उसके आंसुओं को पोंछ कहता है, क्या बात है बच्चा, रो क्यों रहे हो? एल चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, एल डिनर टाइम हो गया है। पर भाई आज के पनिशमेंट में मेरा डिनर बंद है। किसी हिम्मत नहीं जो मेरी बहन को पनिशमेंट दे। एल जाओ तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ। एल हम नीचे चलते हैं। एल तुम्हें भूख नहीं लग रही क्या? एल रेहान ने मीरा से पूछा। नूई भाई बहुत तेज भूख लग रही है। एल मैं 5 मिनट में आती हूँ। एल ऐसा कहकर मीरा बाथरूम में चली गई। अब आगे नीचे डाइनिंग हॉल में सब डिनर के लिए बैठे थे। एल शीला और उसकी माँ भी पहले ही कुणाल जी को आज जो हुआ वो दी चार और जोड़कर बता दिया था। रेहान को मीरा का हाथ पकड़े हुए नीचे लाते देख शीला और कंचन के सीने पर सांप लौटने लगे। एल कुणाल जी भी उसी दिशा में देख रहे थे। एल रेहान मीरा को नीचे लाकर अपने पास वाली चेयर पर बैठा देता है। एल बिना किसी से कुछ कहे वो मीरा के लिए प्लेट लगाकर उसके सामने रख देता है। एल फिर अपनी प्लेट में खाना सर्व करता है। शीला को बहुत गुस्सा आ रहा था। एल कंचन को तो वैसे ही रेहान का मीरा को इतना प्यार करना पसंद नहीं आ रहा था। एल मीरा जैसे ही खाने को होती है, एल कंचन झट से उसके आगे से प्लेट खींच लेती है। एल और कहती है, एल मोम ने आज के पनिशमेंट में तुम्हारा डिनर बंद किया है। एल तो रमतहा कैसे आ गई? एल अपने रूम में जाओ, एल आज भूखे ही सोना है तुम्हें। रेहान जो ते सब देख रहा था, एल वो मीरा का हाथ पकड़ खड़ा कर कहता है, एल चलो मीरू बच्चा आज तुम्हें बाहर डिनर करवा कर लाता हूँ। एल उसने किसी से कुछ नहीं कहा। एल पता नहीं वो क्या सोच रहा था। एल वो दोनों बाहर चले गए। एल रेहान को बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उन दोनों जे जाने के बाद कुणाल कंचन पर चिल्लाया, एल क्या जरूरत थी इस तरीके का बिहेव करने की? एल जब हमने किसी ने कुछ नहीं कहा तो तुमने क्यों कहा? एल तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से जो रेहान अभी तक हमारे हाथ में है, एल हाथ से कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। एल उसे थोड़ा भी शक हुआ तो ये सब ऐशो आराम छूट जाएगा। कंचन रोने लग जाती है। एल तो शीला कहती है, एल कुणाल अपनी बेटी को डटने से क्या होगा? एल लगाम तुम्हें उस मीरा पर लगानी होगी। एल वो रेहान तो उसे एक पाल के लिए इस घर में अकेला नहीं छोड़ रहा है। एल मैं अपनी तरह से समझो तो मुझे मौका ही नहीं मिल रहा है। मैं आज रेहान से बात करूंगा एल जब वो घर आएगा। एल ऐसा कहकर कुणाल अपना खाना खाने लगा। एल सबने डिनर किया पर थोड़ा थोड़ा। एल कंचन ने तो बस एक निवाला खाया, भी शीला के समझाने के बाद। एल इसलिए कहते हैं एल कभी दूसरों के मुंह से निवाला नहीं छीनना चाहिए। रेहान और मीरा ने शानदार 5 स्टार होटल में डिनर किया। एल मीरा ने जिद करके आइसक्रीम भी खाए। एल रेहान ने मीरा से जो कुछ भी घर पर हुआ बारे में बिल्कुल बात नहीं की। एल और ना ही मीरा ने इस बारे में रेहान से कुछ कहा। एल दोनों ने मस्ती मजाक करते हुए अपना डिनर एंजॉय किया। बच्चा अब चले? एल रेहान ने बड़े ही प्यार से कहा। एल जी भाई अब चले, ये कहकर मीरा अपनी चेयर से खड़ी हो गई। दोनों अपने रूम से बाहर निकले। एल रेहान ने कॉल करके पहले ही डिनर के लिए प्राइवेट रूम बुक कर लिया था। एल को जब फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे, एल सामने से आता ऋषभ मिल गया। एल ऋषभ ने जैसे ही मीरा को देखा, एल उसका मन एकदम शांत हो गया। एल जो दिमाग दिन से काम नहीं कर रहा था, एल वो भी रिलैक्स था। एल वो तो बस एक तक मीरा को ही देखे जा रहा था। एल जिससे मीरा को थोड़ा अजीब लगता है। एल रेहान भी ऋषभ को देख रहा था। एल जो एक तक मीरा को देख रहा था। रेहान कहता है, एल मिस्टर कोठारी नाइस टू मीट यू अगेन। एल आपसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। ये सुन ऋषभ को ध्यान आता है। एल और वो हम करता है। एल और कहता है, एल ये हमारी डिटेल है। एल मैं यहाँ मीटिंग के सिलसिले में आया था। एल और आप शायद ये डिनर करने आए थे। एल तो कैसी लगी हमारी होटल की सर्विस? रेहान कुछ बोलता उससे पहले मीरा बोल पड़ती है, एल परफेक्ट और यहाँ की आइसक्रीम बहुत अच्छी थी। एल ये सुन ऋषभ खुश होता है। एल और कहता है, एल तो ठीक है, कल जब आप घर आएंगे तो मैं पहले ही आपके लिए आइसक्रीम मंगवा दूंगा। पर हम कल आपके जीएचआर क्यों आएंगे? एल हम तो हमारे नानू के घर जाएंगे। एल क्यों भाई, सही कहा ना मैंने? एल मीरा रेहान का हाथ हिलाते हुए कहती है। रेहान कहता है, बच्चा नानू के घर के साइड ही इनका घर भी है। एल तो इन्होंने हमें इनवाइट किया है। मीरा ये सुनते ही कहती है, एल जी हम जरूर आएंगे। एल उसके दिमाग में तो आइसक्रीम घूम रही थी। रेहान भी थोड़ी देर बात करता है। एल और फिर मीरा के साथ घर रवाना हो जाता है। एल उसे पता था घर पर उसके आने के बाद कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। एल पर अब वो सबसे आगे मीरा को रखेगा। दोनों लगभग 10 बजे तक घर पहुंच जाते हैं। एल अंदर जाते हैं तो देखते हैं एल सब वही हॉल में ही बैठे थे। एल कंचन अपने पापा के पास बैठी थी। एल और गुस्से से उन दोनों को आते हुए देख रही थी। एल रेहान सबको इग्नोर कर मीरा का हाथ पकड़ उसे ऊपर ले जाने लगता है। कुणाल जी रेहान को आवाज देते हुए कहते हैं, एल रेहान मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। एल मीरा को जाने दो उसके रूम में, तुम यहाँ आकर बैठो। एल नाना नानी और मामा मामी भी कह रहे हैं कि उन्हें भी तुमसे मिलना है। मीरा रेहान को देखती है। एल वो मीरा का हाथ पकड़ वही सोफे पर अपने पास बैठा लेता है। एल मीरा को देखते ही कुणाल जी कहते हैं, एल रेहान बेटा मीरा को उसके रूम में जाने दो। एल मुझे तुमसे बात करनी है। क्यों आए हुए गेस्ट्स को क्या सिर्फ मुझसे ही मिलना है? एल मीरा से नहीं। एल रेहान गीता को देखते हुए कहता है, एल अब बोलिए क्या बात करनी है? कुणाल जी या किसी को भी मीरा का वहां रहना अच्छा नहीं लग रहा था।
कुणाल जी कहते हैं एल बेटा तुम्हारे मामा मामी और नीरज मिताशा को कल घूमने जाना है एल वो बोल रहे हैं एल कि उन्हें रिहान भाई के साथ जाना है एल अब बेटा ये इतनी दूर से आए हैं एल तुम इन्हें और कंचन को साथ ले जाओ। रिहान कहता है मीरा को मीरा घर पर तुम्हारी मोम की हेल्प कर देगी एल उसको वैसे भी घर पर रहना ज्यादा अच्छा लगता है एल मैं सही कह रहा हूँ ना मीरा एल कुणाल जी मीरा को कहते हैं। मीरा कुछ नहीं कहती है एल बस रिहान को देखती है एल और कहती है एल आप लोग बात करें मैं अपने रूम में जा रही हूँ एल उसको अब लग रहा था कि उसका भाई कल उसे नहीं बल्कि उन सभी को बाहर लेकर जाएगा एल और उसे घर पर रहकर काम करवाना पड़ेगा एल वो जाने के लिए खड़ी होती है एल जिसे देख कंचन खुश हो जाती है एल कि उसके डैड के आगे रिहान कुछ भी नहीं बोल पाएगा। रिहान खड़ी हुई मीरा को हाथ पकड़कर वापस अपने पास बैठाकर बोलता है एल सब साथ बैठकर बातें कर रहे हो तो बच्चा ऐसे बीच में उठकर नहीं जाते हैं एल अभी थोड़ी देर रुको फिर चलते हैं एल मुझे पता है आपको नींद आ रही है एल बस थोड़ी देर ओके एल। मीरा स्माइल करके कहती सॉरी भाई मैं आगे से ध्यान रखूंगी। रिहान फिर कुणाल जी कहता है एल डैड 2 दिनों का मेरा शेड्यूल पहले से फिक्स है एल सो सॉरी मैं कहीं नहीं जा पाऊंगा एल अगले 2 दिन मुझे मेरू बच्चा के साथ रहना है एल मैं पहले ही उससे प्रॉमिस कर चुका हूँ एल जो मैं नहीं तोड़ सकता हूँ एल कंचन तहाँ की हर जगह जानती है एल वो आसानी से सभी को विजिट करा सकती है एल मुझे नहीं लगता उसे कोई प्रॉब्लम होगी एल और अगर प्रॉब्लम होती भी है तो व्योम को बुला दे एल वो चला जाएगा साथ में एल और हाँ मीरा कल घर पर नहीं रहेगी एल काम करने के लिए पहले ही सर्वेंट है। इतना सुनते ही सबके चेहरे पर भाव बदल गए एल एक तरह से सब इस बात का जिम्मेदार मीरा को ही मान रहे थे एल मीरा की वजह से रिहान उनके साथ नहीं चल रहा है। मिताशा जो रिहान को पसंद करती थी एल वो अपनी आंखों को मटका कर बोलती है एल रिहान मीरा तो यही है एल तुम उसे कभी भी कहीं भी ले जा सकते हो एल हम तो वापस चले जाएंगे एल मीरा को इसी और दिन बाहर ले जाना एल मीरा कहीं भागी थोड़ी जा रही है एल या कभी तुम ले जा ही नहीं पाओगे एल कल ही तो उसका जाना जरूरी नहीं है एल कल हमारे साथ चलो एल उसको लगा रिहान उसकी बात मान जाएगा। मिताशा फिर मीरा को बोलती है एल मीरा बैठी बैठी क्या देख रही हो एल तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कहना चाहिए कि भाई मैं किसी और दिन चल लूंगी एल कल आप इन्हें ले जाओ एल तुमने ही जिद करी होगी तभी रिहान हमें नहीं और तुम्हें ले जा रहा है एल कल नहीं जाओगी तो कुछ बदल नहीं जाएगा एल बस बैठे बैठे ऐसे सुन रही हो जैसे तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है एल इतनी भी इनोसेंट नहीं हो जितनी तुम बन रही हो एल इसलिए कल तुम घर पर ही रह जाना एल रिहान हमारे साथ ही जाएगा। मिताशा का मीरा से इतनी बुरी तरह से बात करना रिहान को बिल्कुल पसंद नहीं आया एल वो मिताशा को कहता है एल तुम होती कौन हो मेरे मीरू बच्चा से इस तरह बात करने वाली एल और उसे एडवाइस देने या भला बुरा सुनाने का तुम्हारा कोई राइट्स नहीं है एल मैं ऑर्डर सिर्फ मेरी बहन मीरा के सुनता हूँ और उन्हें फॉलो भी करता हूँ एल उसने बोल दिया कि उसे कल बाहर जाना है तो मैं उसे बाहर लेकर जाऊंगा एल आज तो मेरू बच्चा से इस कदर बात कर ली एल ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर रहा हूँ एल अगली बार अगर गलती से भी ऐसी गलती कर दी तो बोलने लायक नहीं रहोगी एल मेरी ये बात याद रखना एल तुम लोगों को जहां जाना है घूमना फिरना जो भी करना है जाओ एल मैं तुम्हारा गाइड नहीं हूं एल रिहान गुस्से में एक नजर सभी को देखता है एल फिर कंचन को कहता है आज तो मीरा के साथ डिनर के टाइम तुमने जो गलत बिहेव किया वो अगली बार नहीं होना चाहिए एल इतना बोल वो मीरा का हाथ पकड़ ऊपर अपने रूम की तरफ चला जाता है। इधर कोठारी मेंशन में सभी डिनर करके बैठे थे एल ऋषभ डिनर बाहर था एल सभी बातें कर रहे थे एल तभी सवेंस 2-3 बड़े बड़े बॉक्स किचन की तरफ ले जा रहे थे एल जिसे देख किरण जी अपने बेटे मनोज जी से पूछती है एल बेटा तुमने कुछ मंगवाया क्या एल मनोज ना में जवाब देते हैं एल किरण जी बाकी बैठे हुए लोगों की तरफ देखती है एल जैसे उनमें से किसी ने कुछ मंगवाया हो एल पर कोई कुछ नहीं बोलता है। इधर गीता जी मिताशा को डांटती है एल क्या जरूरत थी तुम्हें मीरा और रेहान से ऐसे बात करने की एल तुम्हें क्या लगा जो जीजू की बात नहीं माना वो तुम्हारी बात मान जाएगा एल मीरा की वो हर वक्त साइड लेता है एल उसी मीरा को तुम उसके ही सामने डांट रही हो एल तुम्हारी अक्ल क्या घास चरने गई थी एल अरे हम तो सोच रहे थे एल की रेहान से तुम्हारे रिश्ते की बात करे एल वो बात उससे करते उसके पहले ही तुमने पूरा रायता फैला दिया एल मिताशा की माँ गीता को बहुत गुस्सा आ रहा था। कंचन की नानी मीना कहती है एल बहू अब मीता पर ज्यादा गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा एल अब छोड़ो इस बात को एल हम बाद में इसका हाल निकल देंगे। मिताशा को बहुत गुस्सा आ रहा था एल वो तो रेहान को इतना पसंद करती है एल और वो उस मीरा के पीछे सबके सामने उसे डांट कर चला गया एल वो रोते हुए अपनी भुआ शीला से कहती है एल भुआ क्या अब रेहान से मेरी शादी नहीं होगी एल मैं तो उसे बहुत पसंद करती हूँ एल भुआ आप और फूफाजी रेहान को समझाना एल वो मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकता है। 25 मेरी मोम की आखिरी निशानी है। आज तो मीरा के साथ डिनर के टाइम तुमने जो गलत बिहेव किया वो अगली बार नहीं होना चाहिए एल इतना बोल वो मीरा का हाथ पकड़ ऊपर अपने रूम की तरफ चला जाता है। इधर कोठारी मेंशन में सभी डिनर करके बैठे थे एल ऋषभ डिनर बाहर था एल सभी बातें कर रहे थे एल तभी सवेंस 2-3 बड़े बड़े बॉक्स किचन की तरफ ले जा रहे थे एल जिसे देख किरण जी अपने बेटे मनोज जी से पूछती है एल बेटा तुमने कुछ मंगवाया क्या
एल मनोज नामे जवाब देते हैं। एल किरण जी बाकी बैठे हुए लोगों की तरफ देखती है। एल जैसे उनमें से किसी ने कुछ मंगवाया हो। एल पर कोई कुछ नहीं बोलता है। इधर गीता जी मिताशा को डांटती है। एल क्या जरूरत थी तुम्हें मीरा और रेहान से ऐसे बात करने की। एल तुम्हें क्या लगा जो जीजू की बात नहीं माना वो तुम्हारी बात मान जाएगा। एल मीरा की वो हर वक्त साइड लेता है। एल उसी मीरा को तुम उसके ही सामने डांट रही हो। एल तुम्हारी अक्ल क्या घास चरने गई थी। एल अरे हम तो सोच रहे थे एल की रेहान से तुम्हारे रिश्ते की बात करे। एल वो बात उससे करते उसके पहले ही तुमने पूरा रायता फैला दिया। एल मिताशा की माँ गीता को बहुत गुस्सा आ रहा था। एल कंचन की नानी मीना कहती है एल बहू अब मीता पर ज्यादा गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। एल अब छोड़ो इस बात को। एल हम बाद में इसका हाल निकल देंगे। मिताशा को बहुत गुस्सा आ रहा था। एल वो तो रेहान को इतना पसंद करती है। एल और वो उस मीरा के पीछे सब के सामने उसे डांट कर चला गया। एल वो रोते हुए अपनी बुआ शीला से कहती है एल बुआ क्या अब रेहान से मेरी शादी नहीं होगी। एल मैं तो उसे बहुत पसंद करती हूँ। एल बुआ आप और फूफाजी रेहान को समझाना। एल वो मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकता है। अब आगे रेहान मीरा को उसके कमरे में ले जाकर फ्रेश होने का बोलता है। एल मीरा रेहान के पास आकर कहती है एल भाई अगर मेरी वजह से आप दुखी हो रहे हैं तो जैसा आप कहोगे मैं वैसा करूंगी। रेहान उसके सर पर हाथ फेर कर कहता है एल नहीं बच्चा तुम्हारी वजह से नहीं मैं अपनी गलतियों के कारण दुखी हूँ। एल आज सबका व्यवहार तुम्हारे प्रति कितना खराब है। एल मुझे तो कुछ नहीं कहते लेकिन तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं रखते हैं। एल ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। अब मीरा रेहान को कैसे बताए कि पिछली जिंदगी में उसे इस बात का कारण अपने जीवन के अंतिम क्षण में पता चला था। एल पीरी वो अपने भाई को सारी बात नहीं बता सकती थी। एल तो वो इतना ही कहती है एल शायद भाई आप कंपनी अच्छी तरह संभालते हो एल और मैं किसी काम की नहीं हूँ। मीरा की बात सुन रेहान गुस्सा होकर कहता है एल आज तो कहा है पर आइंदा ऐसी बात मत करना कि तुम किसी काम की नहीं हो। एल ये बात तुम और मैं अच्छी तरह से जानते हैं। अच्छा भाई अब आप भी जाकर फ्रेश हो सो जाए रात काफी हो गई है। एल फिर सुबह हमें जाना भी तो है। रेहान गुड नाइट कहकर अपने रूम में चला जाता है। मीरा भी फ्रेश होकर बेड पर लेटी लेटी पिछली जिंदगी में आज के बारे में सोचने लगती है। एल पहले भी ऐसा हुआ था। एल बस आज जैसा कुछ नहीं हुआ था। एल भाई एक बार में ही कहना मानकर सभी को बाहर लेकर चले गए थे। एल उसे यही घर पर छोड़ दिया। एल तब उसको शीला भी बहुत मारा था। एल और काम भी आहट करवाया था। एल उसने भाई के वापस आने पर भी कुछ नहीं कहा। एल अगले दिन रेहान और मिताशा की शादी की बात की गई। एल कुणाल जी ने अपनी बातों से इमोशनली ब्लैकमेल करके रेहान से हाँ कहलवा दिया। एल 15 दिन बाद रेहान और मिताशा की सगाई भी कर दी गई। एल उसके बाद तो घर वालों के साथ मिताशा भी उसे बहुत तंग करती थी। मीरा ये सब सोचते हुए कहती है एल अब पहले जैसा हो रहा है। एल पर सब मेरे हिसाब का और मेरे लिए हो रहा है। एल वैसे भी अब पहले जैसा कुछ नहीं होगा। एल क्योंकि ये मीरा अब पहले वाली मीरा नहीं है। एल उस मिताशा चुड़ैल को तो अपनी भाई हरगिज नहीं बनने दूंगी। एल चाहे भाई कुछ भी कहे। एल वो इमोशनल फूल हो सकते हैं। एल मैं नहीं। कोठारी मेंशन के किचन में रात को 1 बजे कोई अंदर एंटर होता है। एल वो डिफ्रीज का ढक्कन हटाकर उसमें रखे बॉक्सेस में से एक बॉक्स को बाहर निकलती है। एल उसको जैसे ही खोलती है एल किचन की लाइट्स ऑन हो जाती है। एल वो चौंक कर देखती है। एल तो सामने मनन जी खड़े थे। एल जी हाँ जो चुपचाप किचन में आई थी। एल भी किरण जी थी। एल मनन जी किरण जी को किचन में वो भी आधी रात को डल कर कहते हैं एल मोमा आप रात को यहाँ क्या कर रहे हैं। एल आपने लाइट भी ऑन नहीं की है। एल कहीं अंधेरे में आपके लग जाती। अरे मैं तो देखने आई थी। एल की ऋषभ आज बड़े बॉक्स में क्या लाया है। एल फिर देख आइसक्रीम है। एल तो मैंने सोचा टेस्ट कर लूं। एल तब तक तू आ गया। एल अब जा मैं ये खाकर अपने रूम में जा रही हूँ। मोम इतनी रात को आइसक्रीम आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। एल आप कल खा लेना प्लीज। एल मनन जी ऐसे रिक्वेस्ट करते देख किरण जी कहती है एल ठीक है मैं नहीं खा रही हूँ। एल पर कल तुम खाने से मना नहीं करोगे। एल ऐसा कहकर वो अपने रूम में चली जाती है। मनन जी उस आइसक्रीम बॉक्स को वापस फ्रिज में रख एल अपने रूम में चले जाते हैं। अगले दिन सुबह हेड चेयर पर कुणाल जी बैठे थे। एल बाकी सब भी ब्रेकफास्ट के लिए आ गए थे। एल आज व्योम भी था। एल रेहान और मीरा भी तब तक आ जाते हैं। रेहान देखता है एल उसकी चेयर के पास वाली चेयर पर मिताशा बैठी है। एल जिस पर मीरा बैठती है। एल रेहान मिताशा से कहता है एल तुम वहां जाकर बैठ जाओ। एल यहाँ मेरे पास मीरा बैठती है तो आज आपके पास मैं बैठ जाती हूँ। एल मीरा वहां सामने चेयर पर बैठ जाएगी। एल आगे आपकी शादी होगी तो आपकी पत्नी आपके पास बैठेगी। एल तब भी तो मीरा को आपसे अलग बैठना पड़ेगा। एल तो ये आज से ही सही है। मेरी पत्नी आएगी ये तब की बात है। एल तब भी मीरा मेरे पास ही बैठेगी। एल कहीं तुम खुद को मेरी पत्नी तो समझने लग गई हो। एल अगर गलती से भी ते विचार आ गया है एल तो अपने दिमाग से निकल दो। एल क्योंकि तुम जैसी बदतमीज लड़की तो मेरी पत्नी कभी नहीं बनेगी। एल रेहान कहीं ना कहीं मिताशा और उसकी माँ के विचार जानता था। एल इसलिए उसने आज ही ये बता दिया कि वो उसकी जिंदगी में कभी नहीं आ सकती है।
गीता भी जैसे ही रिहान के मुंह से ऐसी बात सुनी एल उसे फिर अपनी बेटी की बेवकूफ़ी पर गुस्सा आया। एल गीता भी डांटते हुए मिताशा से कहा, एल मीता तुम इधर आकर बैठ जाओ। एल वो मीरा की जगह है एल, और उसे आंखों के इशारे से कुछ समझाने लगी। मिताशा गुस्से में अपनी जगह से खड़ी हुई और एक नज़र मीरा को देखते हुए दूसरी चेयर पर बैठ गई। रिहान मीरा को अपने पास वाली चेयर पर बैठा लेता है। एल उसे नाश्ता सर्व कर अपने हाथ से खिलाता है। एल साथ में खुद भी खा रहा था। दोनों को एक ही प्लेट से खाता देख और रिहान को मीरा को खिलाते देख सभी को बुरा लग रहा था। एल कंचन को तो आज मीरा की ड्रेस देखकर और बुरा लग रहा था। एल मीरा ने आज व्हाइट फ्रॉक पहनी थी एल, जिसमें बेबी पिंक कलर के बड़े बड़े फ्लावर्स बाव थे एल, जो उसके गोरे रंग को और निखार रही थी। नाश्ता खत्म कर जैसे ही रिहान खड़ा होने लगता है एल, शीला बड़ी उदासी से कहती है, एल रिहान बेटा अगर तुम आज इन सभी के साथ चले जाते तो तुम्हारी इस माँ का दिल को तसल्ली रहेगी कि उसका समझदार बेटा साथ में है। एल मेरी बात समझ रहे हो ना बेटा? एल तुम साथ होते तो कोई किसी की कोई चिंता नहीं रहती। एल एक बार मेरी बात के बारे में सोचो। एल तुम तो मेरे अच्छे और समझदार बेटे हो। एल अपनी माँ का हर कहना मानते हो। एल आज तक कभी मेरा दिल नहीं दुखाया है। एल शीला जी अपनी आंखों में बनावटी आंसू ले आती है एल, जिसे देखकर शायद रिहान का दिल पिघल जाए एल, और वो सभी के साथ घूमने चला जाए, अपना आज का प्लान कैंसिल कर दे। रिहान शीला जी मक्खन भरी बातें सुनता है एल, तो उसे कल वाली उन दोनों माँ बेटी की बातें याद आ जाती है एल। वो मीरा को हाथ पकड़ खड़ा कर कहता है, एल सॉरी पर मैं अपनी मीरू बच्चा का दिल नहीं दुख सकता हूँ एल। सबसे ऊपर मेरे लिए ये है एल, मेरी मोम की आखिरी निशानी है एल, जिसे मुझे प्यार और सम्मान से रखना है एल। उतना कहकर वो मीरा के साथ बाहर चला गया। आज के लिए इतना। हाई दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और लाइक रिव्यू जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय।